ठीक है जी। हमारे पास जो 26 फरवरी टू 29 फरवरी है, इसके अंदर जो करंट अफेयर है उसमें सबसे पहला जो हमारे पास आर्टिकल है दैट इज अबाउट रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वैसे हमें पता है जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे इंडिया के? इट इज इन न्यू दिल्ली। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक ही बेंच है ऑल ओवर इंडिया। सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगी, दैट इज दिल्ली के अंदर, है ना। और अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो नीचे वाली कोर्ट्स होती हैं दैट इज हाई कोर्ट्स। टोटल कितनी कोर्ट्स आपको हाई कोर्ट्स देखने को मिलती है हमारे देश में? देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट्स। इसके अलावा हाई कोर्ट के नीचे आपको देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ऐसी कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगी जहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना हो, आप बोल सकते हो। हमारे यहाँ पे हायरार्की चलती है। सबसे लोअर लेवल पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलती है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अबव आपको हाई कोर्ट्स देखने को मिलती हैं, हाई कोर्ट से अबव आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलती है। ठीक है, देश में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली खुद ही समझ लो। अगर मान लो कि पंजाब के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो मतलब 23 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपको मिलेंगी। अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो मतलब वहां पे 12 आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिलेंगी एंड सो ऑन। हाई कोर्ट देश में टोटल 25 है। हमारे देश में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास 28 तो स्टेट्स हैं प्लस 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है। तो टोटल अगर आप देखो कितना बन जाता है नंबर? 36। 36 डिफरेंट एरियाज हैं, लेकिन इन 36 एरियाज के लिए सिर्फ 25 ही हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेंगी। इट मींस कुछ कॉमन हाई कोर्ट्स हैं जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ इन 3 जगहों का काम संभालती है। देन अगर आप मुंबई हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट जिसको बोला जाता है उसको देखोगे तो वहां पे भी आपको दादरा एंड नगर हवेली, जो आज के टाइम पे दमन एंड दीव के साथ मर्ज्ड है, वो भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चेन्नई हाई कोर्ट को अगर आप देखते हो तो वहां पे उसके साथ आपको पुडुचेरी जो है वो देखने को मिलता है। देन अगर आप केरला हाई कोर्ट को देखते हो तो उसके साथ आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स कनेक्टेड देखने को मिलते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट को देखते हो तो उसके साथ अंडमान एंड निकोबार ये कनेक्टेड देखने को मिलता है। अच्छा, अगर आप गुवाहाटी हाई कोर्ट को देखते हो, गुवाहाटी हाई कोर्ट मतलब इन असम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम ये सारे एरियाज कनेक्टेड हैं किसके साथ? गुवाहाटी हाई कोर्ट के साथ। तो मतलब टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक ही है। अब ध्यान से देखो, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपका कोई भी केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चलता है, वहां पे डिसीजन आता है और आप उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना चाहते हो, तो वो अपील आप कहाँ पे करोगे? हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, उसके अगेंस्ट आपने अपील करनी है तो वो आप कहाँ पे करोगे? वो आप करोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 25 हाई कोर्ट्स हैं। 25 हाई कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर अपील सिर्फ एक ही जगह पे हो सकती है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जब हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारे पास 33 तो जज हैं प्लस एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं। तो मतलब टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास हो जाती है 34। सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटली जो पेंडिंग केसेस हैं वो कितने हैं? 80,000। देयर आर 80,000 पेंडिंग केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, जिसको सॉर्ट आउट किसने करना है? सिर्फ 34 जजेस ने। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा है, बर्डन बहुत ज्यादा है, पेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब केसेस बहुत पेंडिंग डिलेस बहुत होते हैं, क्योंकि केसेस देखो ना 80,000 केस पेंडिंग है और सॉल्व करने वाले सिर्फ 34 जज। कितना टाइम उनको लगेगा? और एक केस को सॉल्व करने में ऑन एन एवरेज अगर आप ध्यान से देखो 3 से 4 साल अप्रोक्सीमेटली लगते ही लगते हैं, इनफैक्ट ज्यादा भी लग जाते हैं किसी किसी केस। तो मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो
इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस बना के, सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस बना के। मतलब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं होनी चाहिए, लोकल एरियाज में। लोकल एरियाज मतलब जैसे ईस्ट इंडिया में आप कलकत्ता में बना दो, साउथ इंडिया में आप चेन्नई में बना दो, वेस्ट इंडिया में आप बॉम्बे में बना दो, नॉर्थ इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट है ही है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग रीजनल लेवल पे बेंचेस बनाने की जरूरत है, जिसमें आप क्या बोलोगे, और जजेस को भर्ती किया जाएगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दिल्ली में तो उतने बैठेंगे 34, लेकिन रीजनल लेवल पे जो इनके दफ्तर खुलेंगे, जो कोर्ट्स इनकी खुलेंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ही कहलाएगी, वहां पे आपको और जजेस रखने पड़ेंगे। उससे क्या हो जाएगा, ये जो पेंडिंग केसेस हैं ये जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर जो न्यूज के अंदर चल रहा था। अब हुआ क्या है वो देखो। लॉ मिनिस्ट्री, जो हमारे देश का ये सारा मुद्दा लॉ का देखती है, आप बोल सकते हो, लॉ मिनिस्ट्री हैज एंडोर्स्ड द प्रपोजल टू एस्टैब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट इंडिया। Previously, the Parliamentary Standing Committee on Personal and Public Grievances, Law and Justice had proposed regional benches for Supreme Court nationwide, but the apex court has consistently opposed the notion. तो यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री, देन पार्लियामेंट्री कमेटी, एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी है, ये सब बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस होने चाहिए। मतलब देश में सिर्फ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट नहीं होनी चाहिए, अलग अलग रीजन में और भी सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर होने चाहिए, जिससे क्या है, लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए और जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है इसको आप कम कर सको। बट सुप्रीम कोर्ट हमेशा से इस चीज को रिजेक्ट करता आया है कि सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस हम नहीं बनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, इसके फैसले की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं किसके हाथ में रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में रहता है। बट ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट की सलाह के साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस चीज को कर सकते हैं। मतलब जुडिशरी का इसमें हाथ रहेगा ही रहेगा। थोड़ा सा करंट अफेयर में आप नीचे जाओगे, आपको आर्टिकल 130 देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है टेबल के अंदर। आर्टिकल 130 हमारे संविधान का आर्टिकल 130 क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ो। आर्टिकल 130 स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली or in such other place or places as Chief Justice of India may, with the approval of President, appoint from time to time. आर्टिकल 130 बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपना दफ्तर सजाएगा या फिर किसी और जगह पे, या फिर रीजनल बेंचेस अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाने होंगे तो आर्टिकल 130 के अकॉर्डिंग किसकी परमिशन से बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन से। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है, जिसका काम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन को देखना। ऐसा ही होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी दफ्तर में जाओ, वहां पे जो सबसे सीनियर एम्प्लॉय होता है उसको प्रशासन संभाल दिया जाता है। वैसे जो सीनियर मोस्ट जज है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130 डिसाइड कर सकता है कि दिल्ली के अलावा और कहां कहां पे सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली ये प्रेसिडेंट के साथ सलाह मशवरा करके ही डिसाइड करेगा। मतलब अल्टीमेटली प्रेसिडेंट का अप्रूवल इज मस्ट। बट बनाएगा कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगी तब तक इसके रीजनल बेंचेस नहीं बन सकते। अब इसके ऊपर एक विवाद चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, डिस्कशंस चल रही थी, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री भी बोल रही है कि रीजनल बेंच होने चाहिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी बोल रही है कि रीजनल बेंचेस होने चाहिए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी बोल रही है कि रीजनल बेंचेस होने चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि नहीं, हम रीजनल बेंचेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रेस्टीज है, जो सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट हर एक रीजन में आम हो जाएगी। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसकी प्रेस्टीज के पीछे एक कारण क्या है कि वो एक ही जगह पे स्थित है, जिसकी वजह से उसका प्रशासन बहुत अच्छा है। अगर जगह जगह पे दफ्तर खुल जाएंगे तो उसके प्रशासन में बहुत सारी कमियां आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सिंपल है ना,
जो मेन हेडक्वार्टर सुप्रीम कोर्ट का है वो दिल्ली के अंदर है, और जो इसके रीजनल दफ्तर आप खोलोगे, कोई चेन्नई में खोल दोगे, कोई मुंबई में खोल दोगे, कोई कोलकाता में खोल दोगे, इससे क्या होगा, बहुत दूर वो बैठे हुए हैं, और वहां पे जो जज वगैरह बैठे होंगे वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के हेडक्वार्टर से अलग हो जाएंगे, और वो अपने तरीके से वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट जिस फिलॉसफी को फॉलो करती है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो इसी के ऊपर ये डिस्कशन चल रही है, तो इसको हम देखते हैं कि रीजनल बेंचेस अगर होते हैं तो क्या फायदा होता है, क्या नुकसान हो सकता है, दैट इज ऑल अबाउट इट। तो सबसे पहले बताया है व्हाट आर द रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है क्या चीज ये। रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर proposed benches of the apex court established in various parts of country to decentralize the judicial authority and increase accessibility to justice। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब हमारे देश में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलती है, अगर इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजनल बेंचेस हमें देखने को मिलेंगे तो पावर क्या है, डिवाइड हो रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, और डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हो जाएगा, जो जस्टिस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाएगी। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा तमिलनाडु में बैठा हुआ है, तमिलनाडु में आपके पास है चेन्नई कोर्ट, चेन्नई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, चेन्नई हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, अब वो बंदा उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहता है, कहां पे करेगा, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहां पे, दिल्ली में। तमिलनाडु से दिल्ली में कितनी स्टेट्स आपको कवर करनी पड़ती हैं देख लो। तो वो बंदा क्या करेगा, अवॉइड करेगा, वो सोचेगा चलो कोई ना यार, जो हो गया हो गया, कौन इतनी दूर जाएगा, साउथ इंडिया से उठ के कौन नॉर्थ इंडिया में आएगा, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुवाहाटी कोर्ट है आपके पास असम में, वहां पे उस कोर्ट के खिलाफ आपने कोई अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप कहाँ नॉर्थ इंडिया में चल के जाओगे। अगर तो ऐसा होता कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच आपको बिल्कुल सेंटर इंडिया में, मान लो मध्य प्रदेश में भोपाल वगैरह में देखने को मिलता, फिर तो सारे एरियाज को एक जैसा ही ये पढ़ना था। बट बात ये है कि जहां पे देश की कैपिटल होती है, जुडिशरी के हेडक्वार्टर्स, लेजिस्लेचर के हेडक्वार्टर्स, एग्जीक्यूटिव के हेडक्वार्टर्स वही मिलते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर प्लस जुडिशरी, ये सब गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, ये सब गवर्नमेंट का पार्ट है। गवर्नमेंट के तीन पिलर्स हैं आप बोल सकते हो, तो ये तीनों तो आपको वहीं मिलेंगे जहां पे आपकी कैपिटल है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है, जिससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जस्टिस जो है वो मिल सके, क्योंकि लोकल लेवल पे आपको सुप्रीम कोर्ट का बेंच मिल जाएगा, सिंपल। जरूरत क्या है, तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास आ जाता है बैकलॉग इन द जुडिशियल सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि 34 जज हैं प्रेजेंटली, एक चीफ जस्टिस है और 33 नॉर्मल जजेस हैं। 34 जजेस के पास 80,000 पेंडिंग केसेस है। तो बैकलॉग बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस है। अगर रीजनल बेंच बनाओगे और जज रिक्रूट करोगे, ऑटोमेटिकली जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, पहला बेनिफिट जो होगा। नंबर टू, द स्ट्रेन ऑन एग्जिस्टिंग जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। The backlog highlights the strain on the existing judicial infrastructure। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि ये जो आपके पास दफ्तर है, जो आजकल ऑनलाइन भी आप देख रहे होंगे, मैम ने भी काफी वीडियोस शेयर की थी अगर आपने देखी होंगी इंस्टाग्राम के ऊपर, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेंच, 3 4 5 जज बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो रही है, वो सब क्या है, सुप्रीम कोर्ट आजकल ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन चल रही है, इट मींस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। अभी के लिए वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ दिल्ली में देखने को मिलता है, अगर रीजनल लेवल पे भी ले आओगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर पाएंगे। देन एफिशिएंसी एंड स्ट्रीमलाइनिंग। A more efficient and streamlined legal process is required to address the backlog and ensure timely resolution of cases। ज्यादा बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग चलनी चाहिए। बड़ा सिंपल है, 80,000 केसेस 34 जज अगले 10 सालों में भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक केस को सॉल्व करने में 3 से 4 साल नॉर्मली लग जाते हैं।
तो इसका मतलब है कि हमें इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ सकती है? अगर आप और बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के बनाओ और जजेस को यहाँ पे रिक्रूट करो तो, ठीक है। देन उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड। ऑटोमेटिकली रीजनल बेंच बन जाएंगे तो जो वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग बेंचेस में। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 34 जज देख रहे हैं, 4-5 रीजनल बेंच आप बना दोगे तो वहां पे कोई था आपके पास 20, 25, 30 जज आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो 80,000 पेंडिंग केसेस 34 जज ने देखने थे, अब वो अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 जज देखेंगे, कोई तो फर्क पड़ेगा। देन एक्सेसिबिलिटी टू द जस्टिस। अगर लोकल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस ओपन होते, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा चेन्नई में बैठा है, चेन्नई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करनी है, वो दिल्ली में आना थोड़ा सा अवॉइड करता है। अगर आपको चेन्नई के अंदर या कर्नाटका के अंदर, बेंगलुरु में, मतलब उसके क्लोज कहीं सुप्रीम कोर्ट का बेंच ओपन कर दो तो वो बंदा वहां पे जाके जरूर अपील करेगा। तो जस्टिस एक्सेसिबल होगी, आप जाके जस्टिस को गेन कर सकते हो। देन रिडक्शन ऑफ द ट्रेवल एंड एक्सपेंसेस। ऑटोमेटिकली जो दूर से आने जाने का खर्चा भी होता है वो आप कम कर सकते हो, राइट। उसके बाद देखो एनहांस्ड फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में ये जो हम बोलते हैं कि 80,000 पेंडिंग केसेस है, इसमें ज्यादातर केसेस वो हैं जो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील्स की गई। हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो अपील की जाती है ना, ज्यादातर केसेस वो है। अगर आप ऐसा करो कि रीजनल बेंचेस बना के ये अपील वाले सारे केसेस आप रीजनल बेंचेस को पकड़ा दो, तो उसके पीछे कौन से केसेस बचेंगे? जो संविधान के रिलेटेड केसेस। जैसे मान लो कि ये राहुल गांधी का केस था। अब राहुल गांधी का केस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस तो नहीं है, ये तो डेफामेशन का केस है। हाई कोर्ट ने इसको सजा सुनाई तो ये कहां पे गया? सुप्रीम कोर्ट में गया। और वही अगर आपने रीजनल बेंच बनाए होंगे तो ऐसे केसेस को कहां लेके जाओगे? रीजनल बेंचेस में। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास अब थोड़े से कम केसेस आएंगे जो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील के केसेस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब थोड़ी सी फ्री है किस चीज के ऊपर काम करने के लिए? संविधान के रिलेटेड केसेस को सॉल्व करने के लिए। संविधान के रिलेटेड केसेस जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी का केस आया था, है ना, पुत्तुस्वामी जजमेंट 2017 में आई। देन उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% रिजर्वेशन दी गई थी अकॉर्डिंग टू 103rd अमेंडमेंट ऑफ 2019, वो केस हमारे पास आया जिसको रिसेंटली 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये बिल्कुल सही है। ये सारे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के केसेस हैं। जो ये आपस में कत्ल का केस, रेप का केस, अगर ये सब भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस क्या हो जाएंगे? डिले हो जाएंगे। और वो हम डिले नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे संविधान को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, हमारे संविधान को सेफगार्ड प्रोवाइड करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर मान लो जैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का केस आया। अगर आप ध्यान से देखो ये 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी और अप्रोक्सीमेटली 2020-21 से इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है और ये केस लगातार चला आ रहा था। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को 2 से 2.5 साल लगे इस केस को सॉल्व करने के लिए, हालांकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट। और केस सॉल्व होते होते आपका आ गया 2024 और 2024 आते आते हो गया डिले। और इसी टाइम पीरियड में देखो 6,000 करोड़ रुपया अकेली बीजेपी लेके गई है। पर अगर यही केस 1-2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में सॉल्व हो जाता तो पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते और वो जो एक्स्ट्रा पैसा करप्शन यहाँ पे हुई है वो करप्शन ना हो पाती। तो मतलब इन अपील वाले केसेस के चक्कर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस है वो भी डिले हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। उसको सॉल्व किया जा सकता है। इंप्रूव्ड जुडिशियल इफेक्टिवनेस। ऑटोमेटिकली इफेक्टिवनेस तो आएगी आएगी जब आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि साउथ इंडिया की 2 स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है ये कर्नाटका, तमिलनाडु।
इनका अक्सर ही डिस्प्यूट देखने को मिलता है। इनका मेजर कारण जो डिस्प्यूट का है वो है इनकी कावेरी नदी। हालांकि कावेरी नदी के लिए हमारे पास अलग से ट्राइब्यूनल बना हुआ है, लेकिन जब वो ट्राइब्यूनल भी आपका केस सॉल्व नहीं कर पाता, डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाता, तो किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि आप हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते। सिंपल सी बात है। कर्नाटका के पास बेंगलुरु हाई कोर्ट है, तमिलनाडु के पास चेन्नई हाई कोर्ट है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं कौन सी कोर्ट में जाएंगे। क्या बेंगलुरु वाली में जाएंगे तो वो बायस्ड होगी कर्नाटका की तरफ, और अगर चेन्नई वाली हाई कोर्ट में जाएंगे वो बायस्ड होगी तमिलनाडु की तरफ। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ। और अगर आप चेन्नई के अंदर या मुंबई के अंदर कहीं पे भी एक सुप्रीम कोर्ट का रीजनल बेंच बनाते हो, तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो जजेस भी रखे जाएंगे उनको आसपास के एरिया का पूरा एक्सपीरियंस होगा, वहां पे क्या मुद्दे हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ज्यादा बेहतर तरीके से वो जानते होंगे। और ऐसे केसेस को वो रीजनल बेंच ही सॉर्ट आउट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में बैठा है उसको इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी अपना काम ढंग से कर पाएंगे और रीजनल बेंच भी अपना काम ढंग से कर पाएंगे। तो इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है, आप बोल सकते हो। ठीक है। देन इसके बाद ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज, इसमें हर एक चीज आएगी। Establishing regional benches could promote the development of legal infrastructure, expertise across the country, empowering local legal professional and democratizing the bar. बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुना है ना आपने? जैसे आपके पास यूजीसी होता है, जो ये सारे आपके जो भी एमएससी, बीएससी, ये सारे कोर्सेज, बीए, एमए, इन सबको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, वैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लीगल कोर्सेज को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। जो लॉयर्स बनते हैं, जो एडवोकेट्स बनते हैं, उनको लाइसेंसेस प्रोवाइड करता है, आप बोल सकते हो। सो अगर आप रीजनल बेंच बनाते हो, एक तो सुप्रीम कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुप्रीम कोर्ट में सर्व करने का मौका मिलेगा। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बेस्ट क्वालिटी जजेस हैं जो सिर्फ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक ही पहुंच पाते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट में जाने की बारी आती है तो वो या तो किसी बीमारी की वजह से या फिर एज की वजह से वो सर्व करने लायक नहीं बचते। तो अगर आप मौका पहले ही दो उनको कि आपने हाई कोर्ट में भाई 10 साल के लिए सर्व कर लिया है और अभी आपकी एज जो है वो अराउंड अराउंड 50 साल हो चुकी है, अभी आपके पास 15 साल और हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 65 की एज में बंदा रिटायर होता है, 15 साल पड़े हैं। उस बंदे को आप सुप्रीम कोर्ट में तभी मौका दे पाओगे जब सुप्रीम कोर्ट में अच्छी खासी सीट्स होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ 33 जज और एक चीफ जस्टिस है, तो सबको तो मौका नहीं मिल पाएगा। अगर इसको डबल कर दें हम तो ज्यादा लोगों को मौका मिल पाएगा और उनके एक्सपीरियंस को ज्यादा सही तरीके से हम गेन कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट के अंदर जो रिटायरमेंट की एज होती है ये होती है 62 ईयर्स, 62 की एज में बंदा रिटायर होता है, और सुप्रीम कोर्ट में 65 की एज में बंदा रिटायर होता है। इसके ऊपर 2019-20 में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ था कि ये जो 62 इयर्स एज है फॉर हाई कोर्ट, इसको 65 करो, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट का जज एक्सपीरियंस गेन करता है और उससे हमने आउटपुट लेना होता है तब तक वो रिटायर हो जाता है। तो कम से कम 3 साल इसको एक्सटेंड करो, जो कि उन 3 सालों में उस जज का और बेहतर इस्तेमाल हम कर सके। वैसे भी बड़ा क्लियर है, अगर सुप्रीम कोर्ट में 65 साल तक चल सकते हैं तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं। बट हाई कोर्ट में प्रेजेंटली भी जो एज है रिटायरमेंट की दैट इज 62 ईयर्स, तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसके बाद हमें कुछ व्यू पॉइंट्स बताए गए हैं लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा, और रीजनल बेंचेस होने चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 130 ही आ गया, जो हमने डिस्कस किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रीजनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना सकता है विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी के साथ ही ये बेंच बनेंगे, वैसे नहीं बन सकते। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जो रीजनल बेंचेस बनाने को सपोर्ट करती हैं। नंबर 1 तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। लॉ कमीशन हमारे देश में बिठाया जाता है, 229वीं जो इनकी रिपोर्ट 2009 में आई थी उसके अंदर लॉ कमीशन ने इस चीज को सपोर्ट किया था कि रीजनल बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के बनाने चाहिए। तो लॉ कमीशन भी इस चीज को सपोर्ट करता है।
जैसे कि उन्होंने बताया कि एक तो दिल्ली के अंदर ही रीजनल बेंच बना दो, एक चेन्नई या फिर हैदराबाद के अंदर बना दो, एक कलकत्ता में बना दो और एक मुंबई में बना दो। 4 रीजनल बेंच की वो बात कर रहे हैं कि वेस्ट इंडिया में मुंबई में बना दो, साउथ इंडिया में या तो हैदराबाद दैट इज तेलंगाना की कैपिटल, या फिर चेन्नई दैट इज तमिलनाडु की कैपिटल, वहां पे बना दो। एक नॉर्थ इंडिया के लिए दिल्ली में एक और बेंच बना दो, रीजनल बेंच, और एक आप बना दो कलकत्ता के अंदर फॉर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो चारों एरियाज में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपके 4 बेंच हो गए। ये रीजनल केसेस को देख लेंगे, अपील्स वगैरह को देख लेंगे, और जो दिल्ली में आपके पास सुप्रीम कोर्ट का हेड क्वार्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस के ऊपर प्रॉपरली फोकस कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बार काउंसिल। जुलाई 2021 के अंदर बार काउंसिल इन सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया में जो बार काउंसिल आपको देखने को मिलेगा, वहां पे जो इनका वर्किंग ऑफिस है, submitted a representation to the Chief Justice of India advocating for the establishment of Supreme Court bench in the region to improve access to justice for people residing in the South. साउथ के हालातों को देखते हुए बार काउंसिल ने एक रिपोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश की थी जुलाई 2021 में, जिसमें बार काउंसिल ने भी इस चीज को प्रपोज किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि साउथ इंडिया में या फिर हर एक रीजन में एक एक रीजनल बेंच बनाया जाए, जो कि वहां पे बैठे लोग जिनको दिल्ली वाला बेंच बहुत दूर पड़ता है और वो आना अवॉइड करते हैं, वो लोग रीजनल लेवल पे जस्टिस को अटेन कर सके। तो लॉ कमीशन भी सपोर्ट करता है, बार काउंसिल भी रीजनल बेंच की थ्योरी को सपोर्ट करता है। फिर हमारे पास आ गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन की 229th रिपोर्ट को सपोर्ट करते हुए बोला कि हाँ रीजनल बेंच होने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या बोलना है? लॉ मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, लॉ कमीशन, बार काउंसिल, जो 4 बड़े हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे बोल रहे हैं कि रीजनल बेंच होना चाहिए। अब जिसने बनाना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या कर रहे हैं? हिस्टोरिकली नो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज सपोर्टेड convening the Supreme Court outside of Delhi, expressing concerns that regional benches could potentially undermine the prestige of the apex court. आज तक हमारे देश में एक सिंगल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर दिल्ली से बाहर आप सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच खोलते हो तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है, जो प्रेस्टीज है, जो रिस्पेक्ट है, जो रुतबा है, उसको डाउन कर सकता है। उसका कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि रीजनल दफ्तर हेडक्वार्टर से बहुत दूर हो जाएंगे, और जब दूर होते हैं तो अपनी मनमानियां भी कहीं ना कहीं होने लगती है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना एक सिंपल फिलॉसफी या सिंपल आइडियोलॉजी चलती है जिसको ये सारे फॉलो करते हैं, लेकिन रीजनल बेंचेस में वो कितने अच्छे से चल पाएगी नहीं चल पाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कहीं वो रीजनल बेंच की एक्टिविटीज की वजह से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत पे कोई दाग ना लग जाए, इनको ये डर है। इंक्रीज किया है एक्चुअली। अगर आपको पता हो कि 2020 से पहले हमारे पास सिर्फ 31 होते थे, 30 जज होते थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था। उसको 2019 में पार्लियामेंट एक बिल लेके आया और 2020 में इंक्रीज कर दिया, 30 जज से कर दिए 33 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हो गए 34। अब आप बात कर रहे हो कि और क्यों नहीं इंक्रीज कर देते, 100 जज क्यों नहीं कर देते हैं? 100 कर लो, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो वहां पे आपके पास बहुत सारे कारण, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कारण है फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट। सुप्रीम कोर्ट का बजट बहुत लिमिटेड है। तो वो तो बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट तो बोल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है इनका एक्सपेंस उठाने के लिए, वो तो बोल रहे हैं, वो तो सीधा बोलते हैं ये बात कि हमारे पास इतना बजट नहीं है जुडिशरी का कि हम और जजेस को। एक जज की महीने की सैलरी कितनी होती है पता है?
3 लाख रुपया, और रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन भी मिलनी है, और जो सुविधाएं मिलती हैं वो अलग, जो गाड़ी की सुविधा, घर की सुविधा, सारा एक्सपेंस सरकार उठाती है, सारा एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ करोड़ और चाहिए बजट में अगर आप ये चीज करना चाहते हैं। तो एक फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट इनके ऊपर बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है। और हमारे देश में सीन ऐसा है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसकी वजह से हमारे पास और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे पैसा खर्चने की जरूरत है, लोगों के वेलफेयर में पैसा खर्चने की जरूरत है। हालांकि वेलफेयर में एक अच्छी जुडिशरी भी आती है, देन इकोनॉमी में पैसा खर्चने की जरूरत है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ करवाने की जरूरत है, वहां पे पैसा खर्चने की जरूरत है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ करवाने की जरूरत है, कितनी सारी नीड्स है। हमारे देश में जो टोटल रेवेन्यू है इन नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए हमारे देश को कर्जा लेना पड़ता है बाहर से। तो यहाँ पे ये थ्योरी दी जाती है कि अगर आप जजेस की गिनती बढ़ा देते हो, मान लो 34 से 50 या 100 कर देते हो, तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्ट्रेन वहां पे खड़ा हो जाएगा। इतना पैसा नहीं है जुडिशरी के पास। हम्म। क्यों नहीं जाता, जाते हैं। हाँ, ये तेरा वहम है। किसने बोला नहीं जाते, बहुत जाते हैं। बहुत कम क्यों जाते हैं, बहुत जाते हैं बेटा। ये देखो, सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली बात, सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस आप कर नहीं सकते, वो सिर्फ होता है फंडामेंटल राइट्स के केस में। अगर फंडामेंटल राइट्स का केस है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर लिटिगेशन डाल सकते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो। अदरवाइज आपको हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट की जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। अब वहां पे क्या है, मैंने एक दिन आपको फ्री लीगल एड के बारे में पढ़ाया था, जहां पे 2 आर्टिकल्स भी आपको बताए थे, एक आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल 39A। आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड का फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 39A प्रोवाइड डीपीएसपी, जो बोलता है कि सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि जनता को फ्री लीगल एड मिल सके। अब अगर आप ये बोलते हो कि लोगों से पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, वहां से थोड़ा पैसा आ जाएगा, वो जो फ्री लीगल एड दे रखी है वो मत दो, गरीब तो कम ही जाते हैं। अच्छा, कम जाते हैं, जो मान लो 10 के पीछे 4 गरीब जा रहे हैं, तो वो क्या बंदे नहीं है। हम्म। ये थ्योरी हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अमीर बंदा है तो उससे पैसे ले लो। इट मींस आपकी जो जस्टिस है वो पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको जस्टिस मिलेगी या नहीं मिलेगी, डिपेंड्स अपॉन आपके पास पैसा है कि नहीं है। क्या जस्टिस इज इक्वल्स टू पैसा? तो फिर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अब यहाँ पे हमारे ऐसा करते तो है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप फ्री लीगल एड लेना चाहते हो तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, या तो वो बंदा एससी हो, एसटी हो, वुमेन हो, ओबीसी हो, या फिर मैंने आपको बताया था अगर कोई जनरल कैटेगरी में है तो उसकी सालाना इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए, फिर उसको फ्री लीगल एड मिलती है। तो जो अमीर बंदा है उससे तो पैसा लिया जाता है, लेकिन गरीबों से कलेक्ट नहीं ना कर सकते। और हमारे देश में अमीर कितने हैं, 10 से 15%। बाकी क्या है, बाकी तो सारे गरीब ही हैं। या तो फिर ये किया जाए जो आप पैसा कलेक्शन करने की बात कर रहे हो, कि अमीरों से तो कर ही रहे हैं, गरीबों से भी किया जाए, क्योंकि मेजर पैसा तो वहीं से आएगा जब गरीबों से करोगे, क्योंकि मेजर जनता जो है वो गरीब है। दूसरी चीज यहाँ पे जो चीज आती है, एथिकल चीज आती है, कि जस्टिस अगर पैसे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी तो गड़बड़ है। हमारे यहाँ पे गरीबों को फ्री लीगल एड क्यों दी, क्योंकि अमीर बंदा तो पैसा खर्च करके एक अच्छा लॉयर लेके सब कुछ करके जस्टिस ले लेता है, लेकिन एक गरीब बंदा क्या करे, तो उसको सरकार फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 पैसा लगता है उसका। ठीक है, सो ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि रीजनल बेंच क्यों नहीं बनाना, क्या कारण है ना बनाने के पीछे। नंबर 1,
फ्रेगमेंटेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है बेसिक फिलॉसफी अंडर विच सुप्रीम कोर्ट वर्क्स, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बेसिस के ऊपर ये वर्क करते हैं। बेसिक आइडियोलॉजी आप बोल सकते हो, लीगल आइडियोलॉजी। Regional benches may lead to divergent interpretation of laws and legal principles, resulting in inconsistencies in judicial decision across different regions. For example, former Chief Justice of India, that is KG Balakrishnan, that regional benches could lead to disintegration of the institution. तो वो बोल रहे हैं कि आज हमारे देश में जो 34 जज बैठे हैं ना, वो आपस में वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत होती है, वो एक बेसिक सोच रखते हैं और उन सबकी सोच एक जैसी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही स्ट्रेंथनिंग है, आप बोल सकते हो, बहुत ही इंटीग्रेटेड है ये। जब आप सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंच खोल दोगे, कलकत्ता में जो जज बैठे होंगे उनका अलग ग्रुप बन जाएगा, है ना। हैदराबाद में जो जज बैठे होंगे उनका अलग ग्रुप बन जाएगा, मुंबई वालों का अलग बन जाएगा, और जो दिल्ली में रीजनल बेंच बैठा होगा उसका अलग बन जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का अलग है। तो मतलब आइडियोलॉजीज भी वहां पे चेंज हो सकती हैं, काम करने के तरीके भी वहां पे चेंज हो सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है इसका प्रेस्टीज खतरे में पड़ जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ये बालाकृष्णन बोल रहे हैं जो प्रीवियस हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं। नंबर 2, इंक्रीज्ड लिटिगेशन। तो इसमें देखो, रीजनल बेंचेस में एनकरेज फॉरम शॉपिंग लिटिगेशन एज लिटिगेंट्स सीक फेवरेबल आउटकम्स फ्रॉम द परसीव्ड सिंपैथेटिक बेंचेस, पोटेंशियली लीडिंग टू द इंक्रीज्ड फ्रिवलस लिटिगेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के ना ज्यादातर जो फैसले हैं वो लॉ के ऊपर बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिनेरियोज में जहां पे लॉ बिल्कुल शांत है, लॉ उन चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रहा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एफर्ट कर सकती है। और ये वाला एफर्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, हाई कोर्ट नहीं कर सकती। जैसे मान लो कि कोई ऐसा केस हमारे सामने है जिसके ऊपर लॉ शांत है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल का रेप हो जाता है, एक ऐसा मेल जो 18 साल से ऊपर है, क्योंकि 18 साल से नीचे है तो हमारे पास पॉस्को एक्ट है, लेकिन 18 साल से ऊपर है तो हमारे पास मेल के रेप के लिए कोई लॉ ही नहीं। अब वहां पे हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हाई कोर्ट के पास कोई लॉ नहीं है फैसला सुनाने के लिए, और हाई कोर्ट खुद से कोई एफर्ट कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास पावर नहीं है इस चीज की। वो पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, टू डू द कंप्लीट जस्टिस। ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक होती है। सिंपैथेटिक मतलब जिसके ऊपर लॉ कोई बात नहीं करता, वहां पे सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोल देगी तो वो अपने आप में लॉ बन जाता है। जैसे ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जब हमारे पास लॉ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ट्रिपल तलाक जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सारी कोर्ट्स ने मान लिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हालांकि पार्लियामेंट ने अभी तक उसके खिलाफ कोई लॉ नहीं पास किया। जब रीजनल बेंच बन जाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, लिटिगेशन और बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा यार सुप्रीम कोर्ट तो क्लोज ही आ गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जबरदस्त होते हैं, वहीं जाते। तो इससे क्या होगा, जो केसेस की पेंडेंसी आप बोल रहे हो कि आज 80,000 है, ये और बढ़ सकती है, कि हर दूसरा बंदा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। अगर आप ध्यान से देखो, हाई कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो भी अच्छे खासे एक्सपीरियंस से बैठे हुए हैं, और अगर हाई कोर्ट कोई फैसला सुना रही है इट मींस वो बहुत अच्छी प्रोसीजर के थ्रू निकल के फिर वो फैसला आया। लेकिन हर दूसरा बंदा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के रीजनल लेवल पे बेंच बन गए तो सुप्रीम कोर्ट के रीजनल लेवल के बेंचों में भर भर के केस आएंगे। लोगों को और आसान हो गया हाई कोर्ट को चैलेंज करना। हाई कोर्ट को चैलेंज करना एक तरीके से होती तो बेवकूफी अगर देखा जाए, क्योंकि हाई कोर्ट कोई थोड़ी बहुत कोई छोटी कोर्ट थोड़ी ना है, उसमें इतने एक्सपीरियंस जज बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों के पास जब तक ऑप्शन है वो ऊपर की तरफ भागेंगे। अगर मान लो हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट ही ना होती तो फिर भी तो टिकते ना। अब सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुनाते फिर भी तो टिकते हो, फिर कहाँ जाते हो। हाई कोर्ट्स के पास बहुत सारी पावर है बेटा। और पावर किस तरीके से,
सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है। यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट बट इट डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम कोर्ट कि वो आपकी अपील को एक्सेप्ट करेगी कि रिजेक्ट करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप जा रही है, जो आप बात करें चोरी डकैती का, सर कोई केस है, कोई रेप का भी केस हो, हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, आप अपील करोगे, अपील एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी, डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, इट मींस हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? तो आप हमेशा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो तुम्हें आए दिन ये खबरें अपने आप देखने को मिल जाएंगी, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आए दिन आपको मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को एक्सेप्ट किया, अब केस चलेगा इसका। फिर आपको यह भी खबर मिल जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील को रिजेक्ट कर दिया कि जो हाई कोर्ट ने बोला है वो बिल्कुल सही है। ये होता है हमारे देश में, तो हाई कोर्ट के पास अच्छी खासी पावर है। देन उसके बाद पोटेंशियल बायस एंड इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे देखो, कंसर्न्स एग्जिस्ट अबाउट द पोटेंशियल फॉर रीजनल बायसेस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टू इम्पैक्ट जुडिशियल डिसीजंस at regional benches, particularly in areas with strong local interest or political pressures। तो यहाँ पे देखो, आज तो आपकी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठी है। अब दिल्ली में बैठी हुई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या किसी स्टेट सरकार का कोई दबदबा चल सकता है? डायरेक्टली तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। लेकिन हमें भी पता है कि अंदर खाते सब कुछ चलता है, चलता है कि नहीं चलता है? अभी तो आप ये बोल सकते हो कि आप सिर्फ इतना इल्जाम लगा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सेंट्रल सरकार किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कंट्रोल इनडायरेक्टली कर ही लेती है, कोई इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। कल को आप रीजनल बेंच बना दोगे तो वहां पे जो लोकल आपका पॉलिटिक्स है वो भी उसके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो इससे तो माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा, बोल सकते बायसनेस और ज्यादा आ जाएगी। देन इंक्रीज एक्सपेंडिचर, पैसा पहले ही कम है सुप्रीम कोर्ट के बजट का, अब और भी अगर आप खर्चा बढ़ा दो गड़बड़ हो जाएगी। देन डिल्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स अथॉरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की आज जो इसका रुतबा है, जो प्रेस्टीज है, वो आपका क्या हो सकता है? डाउनट्रोड हो सकता है। Then confusion about which bench to approach for specific cases could arise, creating complexities in navigating the legal system। अच्छा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगी कि कौन से केस को कौन से बेंच में ले जाना है, कौन से रीजनल बेंच में जाना है, कौन सी स्टेट कौन से रीजनल बेंच में जाएगी, तो लोग और आप कंफ्यूज कर दोगे। अभी इतना तो पता है, सबको क्लियर है कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सीधा आपने दिल्ली में जाना है। समझ रहे हो? सो दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो आपके सामने आएंगी। देन व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या आपके पास वे फॉरवर्ड, क्या सुजेशन हो सकता है? तो देखो इसमें, कंसिडर ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देखो, एक्सप्लोर एस्टेब्लिशिंग सेपरेट कोर्ट ऑफ अपील इंस्टेड ऑफ रीजनल बेंच। ये हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंच मत बनाओ, लेकिन अपील्स एक्सेप्ट करने के लिए हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो अपील आती है, उस अपील को एक्सेप्ट करने के लिए नई कोर्ट्स बना दो। अगर वहां पे भी तुम्हारा सेटल ना हो पाए, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चले जाना। तो अभी तो ये होता है कि हाई कोर्ट के बाद आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, यहाँ पे एक नया इंस्टीट्यूशन बना दो जिसको हम बोलेंगे अपील, कि आप हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अपील यहाँ पे करोगे। अगर यहाँ पे भी नहीं हो पाता है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, तो चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना कि केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जा ही नहीं पाएगा, पहले वो अपील कोर्ट में जाएगा। यहाँ पे हो सकता है बंदा सेटिस्फाई हो जाए और आगे जाए ही ना। समझ रहे हो? तो ये एक चीज हो सकती है कि बीच में अपील के लिए अलग से आप कोर्ट्स बना दो। रिफॉर्म हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स को रिफॉर्म करने की जरूरत है, मतलब हाई कोर्ट्स की वर्किंग को सुधारने की जरूरत है, जो कि वहां से अपील सुप्रीम कोर्ट में जाए ना, वो सेटिस्फाई करके भेजें अपने जो भी कस्टमर्स वहां पे आ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, आप बोल सकते। नेशनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर स्पेशल लीव पिटिशंस। स्पेशल लीव पिटिशन का एसएलपी का मतलब क्या होता है कि मान लो हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, तो ऑटोमेटिकली आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट में आप तब जा पाओगे जब आपकी स्पेशल लीव पिटिशन जो है ये एक्सेप्ट होगी। हाई कोर्ट आपको परमिशन देता है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल लीव पिटिशन। तो इसमें रिफॉर्म्स करने की हमें जरूरत है, और स्पेशल लीव पिटीशन के लिए अलग से एक अपील कोर्ट आपको बनाने की जरूरत है।
इंक्रीजिंग द वर्किंग डेज, सुप्रीम कोर्ट में जो वर्किंग है उसको बढ़ा दो थोड़े से आवर्स, और जो छुट्टियां आप सैटरडे संडे की करते हो उसकी बजाय छुट्टियां थोड़ी सी बना दो। जो वोकेशंस आप कर देते हो ओकेजनली, कोई भी ओकेजन आता है छुट्टी हो जाती है, छुट्टियों को कट कर दो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा दिनों के लिए साल में वर्किंग में रहे। देन स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पास ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल हर एक केस ऑनलाइन टैकल किया जा सके, ये कर दो, आसान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो आप ऑनलाइन अपील कर सको, आपको सुप्रीम कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। एक बंदा साउथ इंडिया में बैठा है, वो अपने घर पे बैठे बैठे सुप्रीम कोर्ट की सारी सुनवाई को हैंडल कर सके इस तरीके से। एआई की मदद से केस तो सॉल्व कर दोगे, लेकिन एआई के पास खुद का दिमाग नहीं ना होता, चक्कर ये। जैसे अभी जज बैठा है तो जज के पास एक्सपीरियंस है, उसके पास ह्यूमन के इमोशंस है, एआई के पास इमोशंस नहीं होते। एआई तो वैसे ही एक्ट करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एआई में आप पूरा आपका जो भी लॉ है उसको भर दो, वो तो देख लेगा कि ये केस है, ये सेक्शन, ये आर्टिकल, वो निकाल के बता देगा। लेकिन हर मर्डर का केस क्या एक जैसा होता है? नहीं। क्या हर रेप के केस में एक जैसी सजा होती है? नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है, इमोशंस कितने डिफरेंट है, डिमांड्स कितनी डिफरेंट है, तो एआई उसको कर नहीं सकता, वहां पे आपको ह्यूमन ही चाहिए। दिस इज द रियलिटी। और न्यूज वगैरह पढ़ानी है तो वो पढ़ा सकते हो एआई से। तो ये लीसा करके एक है ना एआई एंकर, आपने देखी, लीसा ही है शायद, लीसा ही आई थिंक, वो पढ़ती है न्यूज इंडिया की। वो जितनी मर्जी पढ़ा लो उससे, लिख के दे दो वो पढ़ देगी बस। वो कर सकते हो लेकिन जज नहीं बना सकते उसको। हाँ, एआई का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जज ने कई बार देखना होता है कि बहुत बड़ा लॉ है, हर एक चीज आपको याद तो नहीं होती है, तो आपके पास केस आया कि ये केस है, कौन सा सेक्शन है, वो बंदा सर्च करे झट से आ जाए। जज की मदद करने के लिए आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, फैसले सुनाने के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ रहे हो, ये चीज है। ऑनलाइन जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके केसेस चल रहे हैं तो यहाँ पे डेट्स दी जाती है कि नेक्स्ट आपका कब होगा सुनवाई, वो डेट्स वगैरह देना वो मैनुअली ना हो, वो एआई कर दे। जो शेड्यूल वगैरह सेट करना है वो मैनुअली ना किया जाए, वो एआई कर दे, तो जल्दी हो जाएगा। ह्यूमन फोर्स जो है वहां पे काम ना करके कहीं और काम कर पाएगी। अच्छा, ऐसे आप असिस्टेंस में उसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन फैसलों के लिए नहीं। Then feasibility studies and pilot project. Conduct feasibility studies and pilot project to assess the benefits and challenges of regional benches considering legal, logistical and financial aspect. तो इसके ऊपर रिसर्च करने की थोड़ी सी जरूरत है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की गिनती बढ़ाते हैं, रीजनल बेंच बनाते हैं, वहां पे कितने जज रखेंगे, कितना खर्चा बढ़ेगा, क्या ऐसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, उसके ऊपर और ज्यादा भी रिसर्च करने की जरूरत है। इस आइडिया को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। Then retain exclusive powers. Retain exclusive powers of Supreme Court, ensuring its authority in original advisory and writ jurisdiction remain intact. कौन सी बोला? एक तो आपके पास ओरिजिनल, एक एडवाइजरी और एक रिट यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि दो स्टेट्स के बीच में, दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, सेंटर एंड यूटी या यूटी एंड स्टेट्स के बीच में, मतलब कोई भी दो एडमिनिस्ट्रेटिव या दो से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है तो वो सिर्फ कौन सॉल्व कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हेडक्वार्टर में रहने दो, वो रीजनल बेंच को मत। नंबर 2, रिट यूरिसडिक्शन। जब भी किसी के फंडामेंटल राइट्स हार्म होते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, तो वो भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहने दो। वो केसेस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और तीसरा क्या बताया? एडवाइजरी यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी यूरिसडिक्शन मतलब अगर प्रेसिडेंट को किसी भी तरीके की लीगल मुद्दे के ऊपर सलाह चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां से ले? सुप्रीम कोर्ट के हेडक्वार्टर से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में बैठी है उसकी प्रेस्टीज बनी रहेगी कि ये काम तो सिर्फ वही कर सकते हैं, रीजनल बेंच नहीं कर पाएगी। दैट काइंड ऑफ।
देन यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे हमने बात किया एआई की, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप जस्टिस को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं, मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड have instituted courts of cassation that decide cases involving non-constitutional disputes and appeals from the lower level of courts. These are courts of last resort that have power to reverse decision of lower courts. Cassation का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है आपके पास, कैंसल करना, फाइनल अथॉरिटी आप बोल सकते हो। कैटसेशन की कोर्ट्स आपको देखने को मिलती हैं बाहर की कई कंट्रीज में। इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट के बाद आप सिर्फ इस कोर्ट में अपील कर पाओगे, ये जो बीच में बनाई है, सुप्रीम कोर्ट में आप कभी अपील कर ही नहीं पाओगे। ऐसा कर दो, ऐसा ही तो है ये इसके अंदर आपके यूएसए के अंदर। यूएसए में सेंटर के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, देश के जो डिस्प्यूट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। स्टेट के डिस्प्यूट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट से ऊपर जाना है तो स्टेट के अंदर आपको कैटसेशन कोर्ट्स मतलब अपील के लिए कोर्ट्स मिलती है। उससे ऊपर आप यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वो मुद्दे जाते हैं जो स्टेट्स के बीच में कोई मुद्दा हो गया या देश का कोई मुद्दा हो गया। ऐसा कोई रेप का केस और ये सब सुप्रीम कोर्ट में वहां पे नहीं जाता, उनका सिस्टम ऐसा है। तो हमारे यहाँ पे भी ये किया जा सकता है कि हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ आप अपील कर सकते हो इस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जाओगे, यहीं पे आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा, इससे आगे आपके पास ऑप्शन नहीं होगी, है ना। ये चीज की जा सकती है, बहुत सारी कंट्रीज ने कर रखी। फिर इसके बाद देखो हमारे पास मेंस का एंड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया। प्रीलिम्स में तो 2021 का ही क्वेश्चन है, रीड करो इस क्वेश्चन को, देखो क्या पूछा गया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। Any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President of India। बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ाया था आपको अगर याद हो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना एडहॉक जजेस का कंसेप्ट है। एडहॉक जजेस जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब पक्के प्रोफेसर नहीं होते हैं तो ठेके पे रखते हैं प्रोफेसर्स को, स्कूलों में ठेके पे टीचर को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडहॉक टीचर्स, टेम्परेरी। वैसे सुप्रीम कोर्ट में मान लो आपको कुछ टाइम के लिए कुछ एक्स्ट्रा जजेस चाहिए, तो आप रिटायर्ड जजेस को दोबारा से बुला सकते हो। बुलाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज। हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और आप दोबारा से हाई कोर्ट को ही बोलते हो कि एक बार रिव्यू करो इसको, तो आप वहां पे क्या डालोगे हाई कोर्ट में? रिव्यू पिटीशन। हाई कोर्ट ने आपके केस के ऊपर फैसला सुना दिया, आप हाई कोर्ट में ही फिर से जा रहे हो और बोल रहे हो कि इस फैसले को एक बार फिर से देखो, दैट इज कॉल्ड एज रिव्यू पिटीशन। क्या हाई कोर्ट ऐसा कर सकती है? यस। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होता है। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो इसका मतलब क्या कि वो फिक्स्ड है? बस नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो कि नहीं इसमें गड़बड़ है, मेरे पास कुछ और तथ्य है, आप एक बार फिर से इस केस को रिव्यू करो। तो वो सुप्रीम कोर्ट अपनी पुरानी जजमेंट को हटा के नई जजमेंट दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी दे सकती है, हाई कोर्ट भी दे सकती है। 2021 के प्रीलिम का ये आपका क्वेश्चन है, हमने डिस्कस भी किया था इसको। उसके बाद हमारे पास आ गया जो सेकंड करंट अफेयर है, दैट इज अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं, एथिक्स की जब हम बात करते हैं, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सोसाइटी भी आपका एक टॉपिक है, अगर आपको पता हो GS1 के अंदर जो जहाँ पे आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, वहां पे सोसाइटी भी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से ना 2-3 क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर, और अगर आपने सोसाइटी को ढंग से पढ़ा है और आप थोड़े से भी एथिकल इश्यूज वगैरह को सॉल्व करना जानते हो तो आप इजिली सोसाइटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हमारे देश में ट्रांसजेंडर जो पर्सन है, जो थर्ड जेंडर हम बोलते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। तो रिसेंटली क्या हुआ, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एम्ड एट फॉस्टरिंग अ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट डिवॉइड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट एंड बायस।
तो हमारे यहाँ पे समाज में किसी भी तरीके की कोई कुरीति होती है या सोशल लेवल पे कोई भी इवल है, तो उसको हटाना किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कोई डिसेबल्ड पर्सन है, कोई वुमेन है जिसके साथ कोई हरासमेंट या कुछ हुआ है, ये सब किसका मुद्दा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा क्या किया गया? एक नई पॉलिसी लाई गई है, जिस पॉलिसी के तहत एक लॉ पास किया जाएगा, और उस लॉ में क्या बोला जाएगा कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है इनको एक बेहतर वर्क प्लेस प्रोवाइड किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई अराउंड 2012-13, हाँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम थर्ड जेंडर को कंसिडर नहीं करें। फिर उसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है 2017 के अंदर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हाँ, हम थर्ड जेंडर को एज अ नेक्स्ट जेंडर या फिर आप बोल सकते हो तीसरा जेंडर मानेंगे। जैसे पहले क्या होता था, मेल फीमेल, अब होता है एक तीसरा कॉलम भी आपके पास जिसमें अदर या थर्ड जेंडर लिखा होता है। ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब मतलब ये हो गया है कि अगर कोई पर्सन ना तो अपने आप को मेल मानता है ना फीमेल मानता है, जिसमें ट्रांसजेंडर किन्नर ये सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं, तो वो अब जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो किन्नर है, किन्नर का मतलब क्या होता है? जिसका कि जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है, ना तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हुआ ना फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हुआ, दोनों का मिक्स है। तो सेक्सुअली उसको ना तो आप मेल बोल सकते हो और ना आप उसको फीमेल बोल सकते हो, समझ रहे हो? दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इन इंडिया किन्नर, सिर्फ उसको किन्नर बोलते हैं। अब वो बंदे ने जॉब के लिए अप्लाई करना है, मान लो कि वो बंदा आर्मी में जाना चाहता है। अगर वो आर्मी में मेल कैटेगरी में फॉर्म भरेगा, मान लो वो चला गया, उसका मेडिकल होगा, क्या वो मेल में आता है? नहीं। वो फीमेल कैटेगरी में भरे, उसका मेडिकल होगा, क्या वो फीमेल में आता है? नहीं। फिर वो कहाँ जाए? मतलब उसको जॉब नहीं मिलेगी? अब मिल सकती है, क्योंकि आपके पास थर्ड जेंडर की ऑप्शन है। बट आपने जॉब दिला दी उसको, अब वो अपनी जॉब करने के लिए जाएगा, अब वहां पे उसके साथ वाले एम्प्लॉयज उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना। सिर्फ थर्ड जेंडर देने से तो कुछ नहीं होगा, आपको एक सेफ इन्वायरमेंट भी तो प्रोवाइड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, आपने मान लो कि 33% सीट्स जैसे आपने रिजर्व कर रखी है पंचायत के अंदर, लेकिन ध्यान से देखो 33% सरपंच तो बनते हैं हर एक स्टेट के अंदर जो फीमेल होती है, लेकिन क्या वो खुद काम करती हैं? नो। काम कौन करता है? उनके पति। अब इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करोगे? उसके लिए आपको कुछ सोशल लेवल पे सुधार करने की जरूरत है, बिहेवियरल चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे पहले क्या होता था कि ऑफिसर वगैरह भी इतना गौर नहीं करते थे कि मान लो फीमेल सरपंच है, तो वो नहीं आई है, उसका पति आ गया, तो उसके पति की सिग्नेचर करवा के ऑफिसर चला देते थे काम। अभी नहीं है, अभी ऐसा नहीं होता। जो ऑफिसर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए हैं, क्योंकि पॉलिसी स्ट्रिक्ट बनी है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बोलती है कि ना भाई, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेंटर लेवल पे बोलती है कि ना भाई, जो सरपंच है उसी के सिग्नेचर चाहिए, अगर ना करवाए तो देख लियो, फिर तुम्हारे ऊपर एक्शन आएगा। तो वो क्या बोलते हैं जब उसका पति सिग्नेचर करने के लिए आता है कि ना, सरपंच को लेके आओ, तुम सरपंच हो, नहीं तो फिर जाओ वापस। इससे क्या होगा? वो बिहेवियरल चेंज आपको देखने को मिलेगा, वुमेन आगे आ पाएगी। सिर्फ सीट रिजर्व करने से या जॉब देने से कुछ नहीं होगा, आपको समाज में भी उनको हेल्प करनी होगी। सेम फॉर ट्रांसजेंडर्स, आपने जॉब दे दी लेकिन वो बंदा दफ्तर में काम करने के लिए जा रहा है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही, तो वो भागेगा नहीं वहां से, तो इन्वायरमेंट की वजह से वो बंदा भागेगा। अब इन्वायरमेंट उसको कैसे सेफ प्रोवाइड किया जाए? जैसे हम वुमेन की बात करते हैं कि हरासमेंट होती है, तो वहां पे एक ग्रीवियंस सेल होना चाहिए। कोई भी ऐसा ऑफिस, कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पे कम से कम 10 एम्प्लॉइज है, वहां पे वुमेन ग्रीवियंस सेल होना चाहिए।
कि अगर वहां पे वर्क कर रही किसी भी फीमेल के साथ कोई हरासमेंट होती है तो वो दफ्तर में जाके, जो अलग से एक दफ्तर बना हुआ है उसके पास जाके कंप्लेंट कर सके। इट इज लाइक एचआर। एचआर जो होते हैं दफ्तरों में, एचआर क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको मैनेज करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो वर्कर्स वहां पे बैठे हुए हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। वैसे फीमेल्स के लिए स्पेशल ग्रीवियंस सेल होना चाहिए। तो ऐसे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आप बोल सकते हो, राइट। सो वही चीज के ऊपर ही आया है। सो द पॉलिसी अलायंस विद, ये जो नई पॉलिसी आ रही है ये कुछ प्रीवियस पॉलिसीज के साथ ही पैरेलली चलेगी, जैसे कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 एंड ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो 2019 में एक्ट आया, तो उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार रूल्स लेके आई 2020 के अंदर। इस एक्ट के तहत क्या था, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए, उनको कुछ बेसिक अधिकार प्रोवाइड किए जाए, जैसे कि राइट टू वोट उनको दिया जाए। क्योंकि पहले बहुत गड़बड़ थी ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप वोटर कार्ड बनाते हो तो वोटर कार्ड विदाउट सेक्स बन सकता है, वहां पे सेक्स तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा कि मेल है कि फीमेल है, बताना पड़ेगा ना वो चीज। अब वहां पे ऑप्शन ही नहीं आपके पास तीसरे वाली, तो उसका तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे हम खास तौर पे उनकी बात कर रहे हैं जिनका सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये जो आजकल एक बहुत ज्यादा मुद्दा चला हुआ है होमोसेक्सुअलिटी का, दैट इज आउटसाइड इट। होमोसेक्सुअलिटी मतलब लेस्बियंस, गे की बात करोगे, अब वो सेक्सुअली वो पर्सन अपने आप को मेल या फीमेल तो कंसिडर कर सकता है और फिजिकली भी वो है, अंदर से क्या उससे क्या लेन देना, समझ रहे हो, अंदर से क्या उससे क्या लेन देना। लेकिन जो बंदे के अंदर फिजिकल डिफेक्ट है, आप बोल सकते हो उसकी गड़बड़ है, उसके लिए मुद्दा यहाँ पे खड़ा हो जाता है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको तो मौका ही नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो। तो उस वजह से उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था एक वेब सीरीज आई थी ताली, सुष्मिता सेन की है। अब उसमें आई थिंक द लेडी नेम्ड एज आई थिंक लक्ष्मी, लक्ष्मी है उनका नाम, आई थिंक लक्ष्मी है, या आई थिंक लक्ष्मी है, उनकी स्टोरी बताई गई है। अब वो जो ट्रांसजेंडर वुमेन है वो बहुत लंबे समय से ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम कर रही है। बहुत लंबे समय के जो एड्स है, एड्स को कैसे कर्ब किया जाए, रोका जाए, उसके ऊपर काम कर रही है। बहुत लंबे समय से जो अबेंडेंड चिल्ड्रंस हैं उसके लिए काम कर रही है। लेकिन वैसे सिर्फ कुछ ही है आपके पास, सारे नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखो, स्कोप इसका क्या होगा, एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड इट्स ऑपरेशंस, एक्ट एज गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर बिजनेस पार्टनर, वर्कफोर्स, इंटर्न्स एंड ट्रेनीज। अब ये जो पॉलिसी जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के दफ्तरों में ये इंप्लीमेंट होगी, जिससे क्या है बाकी लोगों को एक मैसेज जाएगा कि इस तरीके से अपनी इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है, बिजनेस वगैरह में क्या करना है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू क्रिएट एटमॉस्फेयर एंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, बायस, while establishing a robust grievance redress mechanism। जैसे फीमेल हरासमेंट के लिए बनता है ना, वैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बनना चाहिए। मतलब जितना आप फीमेल एम्पावरमेंट में काम करते हो उससे कहीं ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट, क्योंकि फीमेल तो वो कैटेगरी है जिनको सोशली एज अ इंडिविजुअल एक्सेप्ट तो किया जाता है। ट्रांसजेंडर वो कम्युनिटी है जिसको सोशली लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। मोस्टली आपने क्या सुना होगा, जो पर्सन किन्नर है उसमें से रेयरली कोई बंदा होगा जो अपने घर पे रहता होगा। मोस्ट ऑफ देम क्या है, अपने डेरे पे या समथिंग लाइक दैट वहां पे रहते एक साथ। तो मतलब समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये कितना नॉर्मल है कि आम जनता उस डेरे में आए जाए नहीं, इट इज नॉट नॉर्मल। और अगर कोई आता जाता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, बोल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं।
तो एक तरीके से जैसे दलित कम्युनिटी को आपने समाज से निकाला है, उसी तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी समाज से अलग किया गया। तो जैसे दलित की एम्पावरमेंट के लिए वुमेन एम्पावरमेंट से ज्यादा काम करने की जरूरत है, सेम फॉर द ट्रांसजेंडर। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट क्या रहेगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड एनेबलिंग वर्क एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपने प्रोवाइड करना है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए कि हर एक बंदे को रिवील करना ही पड़ेगा कि आई एम ट्रांसजेंडर, आई एम किन्नर, ये बताना ही पड़ेगा। नंबर 3, एक्सेस टू फैसिलिटीज, फैसिलिटीज लाइक यूनिसेक्स टॉयलेट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मोस्टली आप यूनिवर्सिटी वगैरह में जाओगे आपको मिल जाएगा मेल टॉयलेट, फीमेल टॉयलेट एंड ट्रांसजेंडर टॉयलेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कोई पर्सन आपके सामने, आप उधर खड़े हो बाहर, लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है, अगर कोई आपके सामने कोई पर्सन कोई ट्रांसजेंडर है, पहरावे से नहीं लग रहा, वो बंदा थर्ड जेंडर वाले टॉयलेट में जाएगा, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगता है कि नहीं लगता है? हो सकता है वो बंदा अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन वहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिसेक्स बाथरूम्स बनाने पड़ेंगे। मतलब ऐसे बाथरूम जैसे होता है मोस्टली हमारे होते हैं, चलो आप लोग तो कभी मेल बाथरूम्स में नहीं गए होगे। मेल बाथरूम्स में क्या होता है, आपके पास स्टैंडिंग भी होते हैं, मतलब बाथरूम करने के लिए, और आपके पास टॉयलेट टाइप्स भी बना होता है। तो दैट इज काइंड ऑफ यूनिसेक्स आप बोल सकते हो। हाँ हाँ, मतलब बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा वो एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटरी ज्यादा हो जाता है। जब आप ये थर्ड जेंडर वाला अलग से बाथरूम बनाते हो ना, वो और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपने जिस बंदे ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी थी, आपने उसकी आइडेंटिटी रिवील करवा दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये थर्ड जेंडर के बाथरूम बनाने के लिए, लेकिन जब बनाए गए तो ये और बड़ा मुद्दा हो गया, इसलिए यूनिसेक्स बाथरूम्स की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हाइजीन के प्रोडक्ट वगैरह मिलने चाहिए, आप बोल सकते हो। ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए आपके पास अलग से जो सेल है वो होना चाहिए, कि एक पर्सन के साथ अगर कुछ होता है दफ्तर वगैरह में, तो उनके पास एक अलग से दफ्तर होना चाहिए जहां पे वो अपने ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करवा सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया एनर्जी चार्टर ट्रीटी। ये थोड़ा न्यूज में चल रही थी, नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1991 की ये एक ट्रीटी है, जिसमें आपके पास यूके अलोंग विद फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड नीदरलैंड is withdrawing from the Energy Charter Treaty, which allows fossil fuel companies to sue governments over climate policies. तो यहाँ पे देखो, इसके बारे में इनफैक्ट लिखो, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें लिखवाता हूँ, उसको लिखो जो कि तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि इसमें हर एक चीज नहीं बताई गई। ये न्यूज में चली है तो इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं। ये इसके बाद भी नॉट जस्ट फेब्रवरी के बाद भी कई बार न्यूज में ये आई थी, तो इसलिए इसके ऊपर दो चार बातें लिखो जो इसमें नहीं दिया गया है। एनर्जी चार्टर ट्रीटी, तो उसमें लिखना, इट प्रोवाइड्स अ मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क, it provides a multilateral framework for energy cooperation, for energy cooperation under international law, under international law, सर कॉमा, प्लीज रिपीट कर देंगे? हाँ जी, रिपीट कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। इट प्रोवाइड्स अ multilateral framework for energy cooperation under international law, under international law, comma, to promote energy security, to promote energy security
through the operations of more open and competitive energy markets. Through the operations of more open and competitive energy markets, comma, it came into existence in 1991, comma, signed in 1994, and came into force in 1998. Came into force in 1998. ठीक है। सो ये एनर्जी कोऑपरेशन का एक आपके पास ट्रीटी है जो कि 1991 में आता है। 1994 के अराउंड इसको मोस्ट ऑफ द सिग्नेटरीज इसके साइन करते हैं और 98 में जाके ये कहीं इंप्लीमेंट होता है। ये खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज का एक ट्रीटी है जो इंटरनेशनल लॉ के साथ अलाइनमेंट करेगा, जो कि यूरोप के अंदर जो भी फ्यूल के रिलेटेड एनर्जी के जो सोर्सेज है उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको इंटरनेशनल लॉ के साथ अलाइन करके आप कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास यूएन है। अब यूएन की कुछ पॉलिसीज रहती हैं जो बात करती हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज में एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी किसका है, किस तरीके की आप एनर्जी का इस्तेमाल करते हो। और हमारे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन यूज किए जाते हैं, ये कोयला, ये पेट्रोल, ये डीजल, ये सब क्या करते हैं, ये सब एनवायरमेंट को खराब करते हैं। अब कितना यूज करोगे, किस क्वालिटी का यूज करोगे, ये सब आपको इंटरनेशनल लॉज बताएंगे। अब यूरोपियन कंट्रीज भी उसको फॉलो करे तो उन्होंने अपनी एक रीजनल ट्रीटी साइन कर कि हम लोग किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ के साथ अलाइन कर सकेंगे और हमारी मार्केट्स किस तरीके से वर्क करेंगी, तो उन्होंने ये ट्रीटी को साइन किया। इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर करंटली 53 signatories. There are currently 53 signatories to the Energy Charter Treaty. All the countries belongs to Europe. All the countries belongs to Europe. ठीक है, सारी की सारी कंट्रीज कहाँ की है, यूरोप की है। इसको भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट, दिस ट्रीटी फोकसेस ऑन 4 broader areas, 4 broader areas. Number 1, the protection of foreign investment. The protection of foreign investment based on national treatment और most favored nation treatment. National treatment और most favored nation treatment.
and protecting against risks and protecting against risks। पहला सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो भी कंट्रीज इस ट्रीटी की सिग्नेटरीज हैं, 53 कंट्रीज हैं, अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट जाती है, मान लो कि यहाँ पे आपके पास सिग्नेटरी है, एक आपके पास फ्रांस था, एक जर्मनी था, ये दोनों सिग्नेटरीज थी जिन्होंने अभी इसको छोड़ा, आप बोल सकते हो न्यूज यही चल रही है। तो यहाँ पे फ्रांस एंड जर्मनी ने इसको छोड़ा, लेकिन पहले ये दोनों इस ट्रीटी के मेंबर थे। मान लो फ्रांस से कोई बंदा जर्मनी के अंदर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे लोकल इन्वेस्टमेंट होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंस उसको दी जाएगी, वो सारी फैसिलिटीज उसको दी जाएंगी जो लोकल इन्वेस्टर्स को दी जाती है। इससे क्या होगा, इन 53 कंट्रीज में एनर्जी की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको एक अच्छी प्रोटेक्शन मिल पाएगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ पाएगी। तो सिंपल बात यह है कि एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन 53 कंट्रीज में क्रिएट करना है, एज सिंपल एज दैट। नंबर 2, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी conditions for trade, non-discriminatory conditions for trade in energy materials based on rules of WTO, based on रूल्स ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन कंट्रीज में जब एनर्जी का ट्रेड होगा, कोयले का, पेट्रोलियम का ट्रेड होगा, तो वो अकॉर्डिंग टू WTO के लॉ होना चाहिए। तो ट्रेड में एक दूसरे को किसी भी तरीके का आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। आप बोल सकते WTO हमेशा बोलता है कि टैरिफ्स कम करो, WTO हमेशा बोलता है ना टैरिफ कम करो, क्योंकि टैरिफ क्या होता है, एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। अगर मान लो हमारी कंट्री बाहर से आने वाले सारे प्रोडक्ट के ऊपर हाई टैक्स लगाएगी, इट मींस हमारी कंट्री चाहती नहीं है कि बाहर का कोई प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आए। ये होगी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, जिसको मोस्टली यूएसए फॉलो करता है। ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। नंबर 3, द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स between participating states, अगर कोई मुद्दा खड़ा हो जाता है तो सारी कंट्रीज ने आपस में बैठ के उस मुद्दे को सुलझा लेना है, या फिर जो कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन किया, 2 कंट्रीज के बीच में मुद्दा खड़ा हो रहा है तो वो आपस में बैठ के इसको नेगोशिएट करेंगे। नंबर 4, द प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, it means minimizing the environmental impact of energy production and use, minimizing environmental impact of energy production and use। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि ऐसी एनर्जी बनाओ जिसका यूज ज्यादा हो और पोल्यूशन कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोयले की 4 टाइप्स होती है, हमने कई बार डिस्कस किया। अब पीट अगर जलाओगे तो क्या होगा, 60% एनर्जी मिलेगी, 40% पोल्यूशन होगा। तो क्या वो एफिशिएंट एनर्जी सोर्स है? नहीं। अगर आप पेट्रोलियम, डीजल ये सब बना रहे हो, अब अगर आपने ध्यान से देखा हो पेट्रोलियम को, तो पेट्रोलियम या डीजल कोई भी हो, खास तौर पे पेट्रोल को अगर आप देखोगे, ओपन छोड़ दोगे उड़ जाएगा, उड़ जाता है ना। उसका कारण क्या है? हाई क्वालिटी है। उसका कारण क्या है? हाई क्वालिटी है। पेट्रोल के कंपैरेटिवली डीजल कम उड़ता है, ये हमेशा देखना, उड़ता ही नहीं है। और डीजल सस्ता भी होता है, क्यों? क्वालिटी थोड़ी सी कम है, आप बोल सकते हो।
पेट्रोल और डीजल में ज्यादा पोल्यूशन कौन करेगा? डीजल। तो पेट्रोल ज्यादा एफिशिएंट है, आप बोल सकते हो, हाई क्वालिटी है, राइट, ज्यादा रिफाइंड है। डीजल से ज्यादा रिफाइंड होता है पेट्रोल। बनते तो वही क्रूड ऑयल से ये दोनों, उसी से डीजल बनता है, उसी से पेट्रोल बनता है, लेकिन वो ज्यादा रिफाइंड होता है, तभी वो ज्यादा महंगा होता है, उसमें प्रोसेस ज्यादा लगता है, बोल सकते हो। या फिर कोई भी एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोयले की इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें भी आपके पास एक चीज होती है कि कोल की वॉशिंग करो। वॉशिंग करना मतलब कोल का जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, कार्बन वगैरह, ब्लैक कार्बन वगैरह, उसको हटा दो। उसको हटाने के बाद उसका इस्तेमाल करो तो पोल्यूशन फिर कम होता है। तो इस तरीके से आपने एफिशिएंट एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करना है, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट कम रहे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेडक्वार्टर्स ऑफ एनर्जी चार्टर, headquarters of energy charter treaty conference, energy charter treaty conference is at Brussels, Belgium, Brussels, 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 Belgium, comma, official languages are English, comma, Russian, English, comma, Russian, comma, Spanish, comma, French, comma, Italian and German, ठीक है, इसको आप याद रखोगे। मैंने आपको मेंबर कंट्रीज कितनी लिखवाई है? 53 लिखवाया ना, ठीक है। अब इसमें से कुछ आपकी मेंबर कंट्रीज निकल गई है, तो उसको हम उसमें से निकाल सकते हो। कितनी निकली है तो करंट अफेयर वाले पे आओ, आपको पता चल जाएगा। यूके अलॉन्ग विद फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड नेदरलैंड, कितनी होगी? 5। ये 5 कंट्रीज ने आप बोल सकते हो विड्रॉ किया है, कहां से? एनर्जी चार्टर ट्रीटी से। एनर्जी चार्टर ट्रीटी है क्या, ये हमने समझ लिया। तो कौन कौन सी कंट्रीज ने यहां से विड्रॉ किया, ये आपने याद रखना है। और सारी की सारी देखो यूरोपियन कंट्रीज है ना, तो इसको आप याद रखोगे, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास अगेन आ गया एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बार प्रीलिम्स में पूछते हैं, मतलब एक ऐसा एरिया जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, दैट इज स्पीशीज। हर बार कभी ना कभी किसी ना किसी स्पीशी के ऊपर इनफैक्ट 2 क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो ये जो घड़ियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये क्या है, हमारे पास क्रोकोडाइल्स होते हैं। क्रोकोडाइल की हमारे देश के अंदर आपको 3 स्पीशीज खास तौर पे देखने को मिलेंगे। एक तो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। दूसरा है मगर, मगरमच्छ नहीं बोलते। तीसरा आपके पास है घड़ियल। अब जिसको आप मगरमच्छ बोलते हो, आप तीनों को एक्चुअली मगरमच्छ बोल देते हो, लेकिन मगर एक स्पीशीज है, इसको मगरमच्छ बोला जाता है। घड़ियल अलग स्पीशी है, और जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो अलग स्पीशी है, और ये दिखते भी डिफरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपके पास फोटो है उसको देखो, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं जिससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो देयर आर 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर, मगर एंड घड़ियल। लेटेस्ट सॉल्टी सेंसस 2023 have estimated higher count of estuarine crocodile in भितरकनिका। भितरकनिका आपको कहां पे मिलेगा? ओडिशा के अंदर,
दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखोगे। अब ये क्वेश्चन बन सकता है इस बार के प्रीलिम्स के अंदर कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस सबसे ज्यादा जो आपके एस्टोराइन क्रोकोडाइल है, एस्टोराइन क्रोकोडाइल मतलब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये सबसे ज्यादा आपको कहां पे मिलते हैं? भितरकनिका। भितरकनिका इज कोस्टल एरिया ऑफ ओडिशा, ठीक है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की अगर आप बात करो, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग रेप्टाइल्स। जब आप रेप्टाइल्स की बात करते हो एनिमल स्पीशीज में, सबसे बड़ा रेप्टाइल कौन है? आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इट इज फाउंड थ्रू आउट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि भितरकनिका, मैंग्रोव एंड सुंदरबन नेशनल पार्क। अब ध्यान से देखो, अगर आप इंडिया के मैप को देखते हो तो ऐसे इंडिया का मैप बनता है इस तरफ ऐसे करके, यही है। यहाँ पे हमारे पास वेस्ट बंगाल हो गया, जहां पे आपको इधर देखने को मिलेंगे सुंदरबन। कल ही लिखवाया मैंने, जिन लोगों ने कल का लेक्चर लगाया था सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा की एग्जांपल दी थी। कौन सा डेल्टा है ये? डेल्टाज में से कौन सा डेल्टा है सुंदरबन? कल ही लिखवाया मैंने, आर्कवेट डेल्टा। कौन सा है? आर्कवेट डेल्टा, जहां पे क्या है, सेडिमेंट्स का जो डेंसिटी है वो सी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होता है। याद रखो, यही तो क्वेश्चन बनने होते हैं। तो ये सुंदरबन हो गया वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के साथ ही पड़ता है ओडिशा, यहाँ पे आपके पास भितरकनिका होगा, ठीक है। इन दोनों जगहों पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा ओडिशा में, फिर आपके सुंदरबन। देन उसके बाद मेल्स आर मच लार्जर देन फीमेल्स, वेटिंग इवन अप टू 1000 kg। तो जो मेल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होगा वो ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, और इसका वेट 1000 kg तक हो सकता है, राइट, इतने बड़े होते हैं। देन हैबिटेट की अगर हम बात करें, दे इनहेबिट कोस्टल ब्रैकिश मैंग्रोव स्वैम्स एंड रिवर डेल्टास। ये आपको कभी भी इनलैंड लेक्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। इनलैंड लेक्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश की लेक्स होगी या राजस्थान की लेक्स होगी, वहां पे आपको ये मगरमच्छ नहीं मिलेंगे। ये खास तौर पे आपको कहां पे मिलते हैं? उन एरियाज में जो समुंदर के साथ लगते हैं। समुद्र के साथ लगते एरियाज में, जैसे वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव क्या है? प्लांट्स है, ऐसे प्लांट्स जिनकी जो रूट्स है वो पानी के अंदर होती है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो दलदला सा इलाका नहीं होता, जहां पे जमीन खत्म होती है समुद्र स्टार्ट होता है, वहां पे जो आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं उस दलदले इलाके में, जहां पे क्या है, ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर मतलब बहुत ज्यादा सॉल्ट है। समुद्र के पानी में क्या होता है? सॉल्ट ही होता है। वहां पे आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे, तभी इसको बोला सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, क्योंकि सॉल्ट वाटर आपको अंदर वाली लेक्स में बहुत कम देखने को मिलेगा। वो खासतौर पे कहां पे मिलेगा आपको? समुद्र के किनारे पे। और इंडिया में खासतौर पे ये आपको ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेंगे, वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं, इसको भी याद रखना। देन IUCN इसका स्टेटस क्या है? दिस इज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये वल्नरेबल है, मतलब क्या है? थोड़ा सा खतरे में ये है, देखा जाए तो, ठीक है। देन उसके बाद आ गया घरियल। घरियल और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल इज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। घरियल जो आपका क्रोकोडाइल है, ये खास तौर पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में जाओगे वहां पे आपको घरियल्स नहीं देखने को मिलते, ठीक है। ये खास तौर पे इंडिया वाले सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। देन small released population are present and increasing in the rivers of National Chambal Sanctuary, then Katarni Ghat Wildlife Sanctuary, then Son River Sanctuary, then rainforest biome of Mahanadi in Satkosia George Sanctuary, Odisha। ये सारी की सारी जो आपको सेंचुरीज देखने को मिलती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? ओडिशा के अंदर। ओडिशा की इन सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको घरियल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनको फिश ईटिंग बोलता है, क्योंकि ये मछलियों को खाते हैं, इसलिए इसको फिश ईटिंग क्रोकोडाइल बोलते हैं। दे आर इजिली डिस्टिंग्विश्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्नॉट। स्नॉट मतलब नोज। इनके नीचे देखो फोटो बनी हुई है,
ऊपर वाला क्रोकोडाइल देखो जो ऊपर बनाया हुआ है, जिसने गॉगल्स लगाई है, वो नहीं, दूसरे वाला, उनको नंबर 2 वाला देखो। और तीसरे नंबर वाला देखो, इसकी नोज देखना कितनी ज्यादा लंबी है। तो इसका जो नोज होता है ज्यादा लंबा होता है, ऊपर वाले का नोज छोटा होता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद IUCN स्टेटस इसका है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब बहुत ज्यादा खतरे में है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, आप बोल सकते हो खत्म होने की तादाद पे है, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, तो थोड़ी सी पॉपुलेशन होगी इसकी, ठीक है। तो ये 3 आपको देखने को मिलेंगे, बीच में एक रह गया आई थिंक, है ना हमारा, दैट इज मगर। मगर क्या चीज है, तो उसको देखो, द मगर क्रोकोडाइल, इंडियन क्रोकोडाइल भी इसको बोला जाता है, इज फाउंड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द मगर इज मेनली फ्रेश वाटर स्पीशीज एंड फाउंड इन लेक्स, रिवर्स एंड मार्शेस। ये खास तौर पे फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है, जहां पे आपको ज्यादा नमक वगैरह ये सब देखने को नहीं मिलता, तो ये लेक्स वगैरह, मतलब इनलैंड लेक्स वगैरह में देखने को मिलेगा। दे हैव ब्रॉडेस्ट स्नॉट ऑफ ऑल, दे आर कीस्टोन स्पीशीज ऑफ देयर हैबिटेट। इनका जो नाक होता है, जो नोज होता है, ज्यादा ब्रॉड होता है, नीचे वाला का क्या है, ज्यादा लंबा है, इसका ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा चौड़ा होता है, आप बोल सकते हो। IUCN स्टेटस देखोगे तो ये वल्नरेबल है, और ऊपर वाले सॉल्ट क्रोकोडाइल को देखोगे तो वो क्या है, वो लीस्ट कंसर्न है, मतलब उसका कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो उसको याद रखना है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल खास तौर पे आपको कोस्टल एरिया में मिलेगा, और ये मैंग्रोव के एरिया में रहते हैं, और IUCN में ये लीस्ट कंसर्न है, मतलब भर भर के इनकी पॉपुलेशन है। नंबर 2, मगर की जब हम बात करते हैं, मगर जो है ये आपको ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाएगा, और ये फ्रेश वाटर स्पीशी है, साफ पानी में, नमकीनी पानी में ये नहीं मिलेगा, मीठे पानी में आपको खास तौर पे देखने को मिलेगा, और ये है वल्नरेबल, और इसका नोज बहुत ही ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। तीसरा आपके पास घड़ियल है, जिसकी मैंने बात की। घड़ियल आपको ज्यादातर ओडिशा की अलग अलग सेंचुरीज में देखने को मिलता है, और इसका जो नोज है सबसे लंबा होता है, और इसका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो याद रखना है, सॉल्ट वाटर लीस्ट कंसर्न्ड है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने पहले बोलते समय थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। जो सॉल्ट वाटर है वो लीस्ट कंसर्न्ड है, जो मगर है वो वल्नरेबल है, और जो आपका घड़ियल है ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। भितरकनिका नेशनल पार्क, दैट इज केदारपर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। द पार्क इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर सुंदरबंस and is lying in the estuarial region of Brahmani, Baitarni, Dharma and Patsala river. It is also a Ramsar site. अब यहाँ पे रामसर साइट्स के बारे में शायद आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? व्हाट आर रामसर साइट्स? रामसर साइट्स के कन्वेंशन है, जो ईरान की सिटी रामसर के अंदर साइन की गई थी 1970s में, जिसके तहत किसी भी वाटर बॉडी को, किसी भी लेक को रामसर साइट कंसिडर किया जाता है, और उसकी प्रोटेक्शन की बात की जाती है, कैसे उसको कंजर्व किया जाए। वही ये जो आपके भितरकनिका है, ये खास तौर पे ओडिशा में मिलेगी आपको। ये लेक एक मैंग्रोव एरिया है, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है, क्योंकि सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है सुंदरबन, नंबर 2 पे है भितरकनिका। इसको आपने याद रखना है, और ये रामसर साइट है, और सुंदरबन भी रामसर साइट है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे न्यूज में क्या चल रहा था, इंडियन घड़ियल that is critically endangered crocodile species has been sighted in the greater Kaziranga landscape and for the third consecutive year. ग्रेटर काजीरंगा, काजीरंगा कहां पे है? वेयर इज काजीरंगा? काजीरंगा नेशनल पार्क भी है ना? इट इज इन असम, इट इज इन असम। असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। लगातार तीसरे साल हमें वहां पे घड़ियल जो है वो सपोर्ट हुए हैं, आप बोल सकते हो। घड़ियल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह में रहते हैं, मैंने आपको बताया, क्योंकि जो सॉल्ट वाटर वाले हैं वो तो कभी नहीं आएंगे इनलैंड, वो तो समुद्र वाले एरिया में रहेंगे। ये इनलैंड हो सकते हैं क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह में रहते हैं। तो जो काजीरंगा वाला एरिया, वहां पे हमें लगातार तीसरे साल के लिए देखने को मिले हैं।
काजीरंगा's abundance of fresh water fish species makes it one of the best habitat for घड़ियाल। वहां पे मछलियां बहुत मिलती हैं तो खाने के लिए वहां चले जाते हैं। आप ये बोल सकते हो कि वहां पे आपको ये देखने को मिल रही है। Then Indian gharial, also known as fish-eating crocodile or gavial, is the crocodilian that lives in the Indian subcontinent and one of the largest crocodilians. Gharial has uniquely long and thin snout and large bulb at the tip called as घरा। इसका ऊपर वाली की फोटो देखो ध्यान से, ये जो स्काई ब्लू कलर का बनाया हुआ है, इसकी नोज की अगली वाली साइड आपको छोटा सा गोल सा पोर्शन देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ उभरा हुआ। उसकी बात कर रहे हैं कि नोज के ऊपर एक उभरा हुआ छोटा सा पोर्शन होता है, जिससे पता चल जाता है, एक तो नोज देखो लंबी बहुत है, ऊपर उसके वो बना हुआ है, तो आपको पता चल जाता है कि घड़ियल है कि मगर है कि सॉल्ट क्रोकोडाइल। देन इंडिया हैज 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल्स। यहाँ पे नीचे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इसके साइंटिफिक नेम्स है। घड़ियल का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, मगर का लिखा हुआ है, सॉल्ट वाटर का लिखा हुआ है। इसको एक बार रीड कर लें, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। नीचे आपने देखो ये साइट्स वाला भी पढ़ा होगा जरूर, आई थिंक इन्वायरमेंट के अंदर। साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर ये आता है और शेड्यूल 1 में आता है किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में। देखो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आना, या फिर आप बोल सकते हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अपेंडिक्स 1 में आना, इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा खतरे में है और इसका जो ट्रेड है, इसका जो शिकार है, हंटिंग वगैरह, ये कंप्लीटली बैंड है। ठीक है, इसको आप नहीं कर सकते क्योंकि ये खतरे में है, क्रिटिकली एंडेंजर है ना घड़ियल। और ये मिलता भी सिर्फ इंडिया में है, ऐसा भी नहीं कि बाहर से ले आओगे, जैसे आप चीता ले आए, बाहर से भी लेके नहीं आ सकते। तो अब इसको बचाना क्यों है, बचाने का ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी जंगली जीव, ऐसी स्पीशीज जो पहले एग्जिस्ट करती थी आज नहीं करती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ गया है। बट बात ये है कि एक स्पीशीज खत्म हो रही है तो एथिकली ये बनता है कि आप उसको बचाने की कोशिश करो, क्योंकि वो खत्म हो रही है इंसानों की वजह से। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, एक टाइम पे 4 दांतों वाले हाथी हुआ करते थे इंडिया में। आज 2 दांतों वाले भी मिलते हैं, उनके भी काट लेते हैं, है ना। तो वो खतरे में हमारी वजह से है ना। चीता एक टाइम पे इंडिया में हुआ करता था, लास्ट टाइम इंडियन चीता हमें 1950s में मिला था। उसके बाद से हमारे देश में चीता ही नहीं है। तो आप बाहर से, नमीबिया से आप लेके आए हो, साउथ अफ्रीका के पास पड़ता है नमीबिया, वहां से लेके आए हो आप चीता। तो ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। नीचे हमारे पास जो करंट अफेयर है दैट इज अबाउट कोऑपरेटिव सेक्टर एंड इट्स रोल इन इंडियन फार्मिंग। ये मैंने आपको करवाया हुआ है इन इकोनॉमी, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। इसको आप जस्ट रीड कर सकते हो, वही सारी बातें, वही अमेंडमेंट्स, वही आर्टिकल्स, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ हमने पॉलिटी में पढ़ा था और कुछ हमने इकोनॉमी के अंदर पढ़ा था, दोनों का मिक्सचर है, इसको आप याद रखोगे। नीचे हमारे पास आ जाता है लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी। दिस इज इंपॉर्टेंट। An urgent need exists for comprehensive land management policy considering India's critical role in ecological, economic, social and cultural aspects. India with a small geographical area but large population faces numerous land management issues including degradation of about 30% of the total land. Degradation का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जमीन है उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। एक होता है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जमीन जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है। हमारे यहाँ पे ही नहीं, सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे भी डेजर्ट्स एक्सपैंड कर रहे हैं। और डिग्रेडेशन मतलब लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है। हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 30% जो जमीन है वो डिग्रेड हो रही है। दुनिया का कितना परसेंट हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है, 2.34% समथिंग इतना ही है, लेकिन दुनिया की 17-18% पॉपुलेशन आपके पास है। दुनिया का टोटल जो लैंड एरिया है उसका 2.5% आपके पास मसा है, और दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 17-18% पॉपुलेशन है। तो मतलब हमारे यहाँ पे एरिया कम है, जनता ज्यादा है। तो जिसकी वजह से क्या है, जंगलों की कटाई होगी। जहां भी जमीन निकाल सकते हो जमीन निकालोगे, क्योंकि आपको चाहिए, घर बनाने के लिए चाहिए, खेती करने के लिए चाहिए, बिजनेस करने के लिए चाहिए।
रोड्स बनाने के लिए चाहिए, रेलवे लाइंस बनाने के लिए चाहिए, बनाते हैं ना लोग। अब जाके देखो रशिया में पॉपुलेशन इतनी सी है और एरिया इतना है, तो आपको मोर देन 50% रशिया ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे लोग जाते भी हैं, खाली पड़ा हुआ। चाइना को देख लो, चाइना में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है, लेकिन चाइना का अपर वाला पूरा एरिया खाली है। चाइना खासतौर पे जो कोस्टल ईस्टर्न वाला चाइना है वहां पे जनता रहती है, आप बोल सकते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में तो आपने जंगल भी नहीं छोड़े, आपने पहाड़ भी नहीं छोड़े, हर जगह आप रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे लैंड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एरिया कम है। चाइना का कंपैरेटिवली एरिया इंडिया से ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा थी, उनका चल गया, हमारा नहीं चल पा रहा, तो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। सॉइल डिग्रेडेशन या लैंड डिग्रेडेशन या डिजर्टिफिकेशन, ये क्या टर्म्स है, तो देखो, सॉइल डिग्रेडेशन रेफर्स टू डिक्लाइन इन द सॉइल क्वालिटी एंड फर्टिलिटी due to various factors such as erosion, chemical pollution, loss of organic matter. It primarily affect the health and productivity of the soil. Simple है। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब क्या है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही। क्वालिटी कैसे खराब होगी, जब आप उसमें केमिकल्स डालोगे। केमिकल्स कैसे डालोगे, जगह जगह पे तुम लोग ये कूड़ा इकट्ठा कर देते हो, सॉलिड वेस्ट इकट्ठा कर देते हो, उसमें जितने भी हार्मफुल मिनरल्स और केमिकल्स है सारे सॉइल के अंदर जा रहे हैं। खराब हो रही है कि नहीं हो रही है। एयर पोल्यूशन कर रहे हो, वाटर पोल्यूशन कर रहे हो, ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, सॉइल को खराब ही करते हैं, और क्या करते हैं। देन land degradation is a broader term that encompasses not only soil degradation but also degradation of the other land resources like vegetation, water resources, biodiversity. It includes processes such as soil erosion, deforestation, salinization and loss of biodiversity. सो लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन में क्या फर्क है। लैंड डिग्रेडेशन एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर सॉइल डिग्रेडेशन भी आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है वो भी आ जाएगी, जंगल खत्म हो रहे हैं वो भी आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ सॉइल खराब हो रही है वो भी आ जाएगी। एक ब्रॉडर टर्म है, आप बोल सकते, ठीक है। देन डिजर्टिफिकेशन, ये शब्द क्या है। Desertification specifically refers to the process by which fertile land becomes increasingly arid and barren, ultimately transforming into desert-like conditions. जैसे आपने ना एक चीज देखी होगी, पंजाब वालों ने शायद देखी हो, आपने तो कहाँ देखी होगी, हिमाचल वालों ने या उत्तराखंड में, राजस्थान में है डेजर्ट। राजस्थान से जब आप हरियाणा या पंजाब में घुसोगे, वहां पे लोग पॉपुलर्स लगाते हैं। पॉपुलर क्या है, एक प्लांट है जो बहुत हाइट का होता है, वैसे कम फैलता है, हाइट ज्यादा होती है, या सफेदा लगाते हैं। मोस्टली कारण ये होता है कि ये जो जमीन है ये थोड़ी सी नमकीनी जमीन है, आप बोल सकते हो, जो साथ में लगती है। सो वहां पे ये वाली जो चीजें हैं ये हो जाती हैं इजिली, अदरवाइज बाकी जमीनों में ये हो नहीं पाता। अब वहां पे इसको लगाया जाता है, इसका एक कारण है बढ़ते हुए डेजर्ट को रोकना। डेजर्ट की तरफ से हवाएं चलेंगी और वो हवाएं अपने साथ डेजर्ट की सैंड लेके आएंगी। जैसे ही वो सैंड हवा में होगी और इस तरफ पंजाब की अच्छी जमीन में या हरियाणा की अच्छी जमीन में घुसने की कोशिश करेगी, आपने खेतों के साइड में क्या लगा सकते हैं, ऊपर बड़े बड़े पॉपुलर्स लगा रखे हैं, तो वो उन पत्तों के साथ ही कनेक्ट होके वहीं पे रह जाएगी, आपके खेत के ऊपर एक परत नहीं बना पाएगी। अगर अच्छी जमीन में सैंड आके मिक्स हो जाती है तो वो अच्छी जमीन क्या हो जाती है, डीग्रेड हो जाती है, और धीरे धीरे डीग्रेड होते होते बैरन हो जाती है और धीरे धीरे डेजर्ट बन जाती है। मैंने एक दिन, आपको मुझे याद है, मैंने करवाया था करंट अफेयर जिसमें मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका में जो हमारे पास सहारा डेजर्ट है ना, वो सहारा डेजर्ट की रेत जो है वो उड़ के साउथ अमेरिका तक जा रही है। डिस्टेंस देखो कितना बड़ा है, और बीच में आपको कितना बड़ा साउथ अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाता है। मतलब जो सैंड है ये हजारों किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है थ्रू द विंड। अब इसको रोके कैसे, क्या क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं, उसी के बारे में ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन स्टेटस ऑफ इंडिया। ये जो मैप दिया गया है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट मैप, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे जो डार्क ग्रीन एरियाज है वो आपके वेजिटल डिग्रेडेशन के एरियाज हैं, आप बोल सकते, जहां पे क्या है, आपकी जो ये वेजिटेशन है, जो जंगल वगैरह है, ये खराब हो रहे हैं।
ध्यान से देखना, नॉर्थ ईस्ट इसके अंदर आ रहा है, हिमाचल प्रदेश को देखो अच्छे से दिखाया गया हरा हरा पूरा, उत्तराखंड का भी अच्छा खासा एरिया दिखाया गया, आप बोल सकते हो जहां पे डिग्रेडेशन हो रही है, लेकिन एज कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश कम है। और पंजाब में अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत कम है, यूपी में देखोगे बहुत कम है, लेकिन कई स्टेट्स में आपको ये डार्क ग्रीन एरिया बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब वहां पे डिग्रेडेशन वेजिटेशन की ज्यादा हो रही है। हिमाचल में हो ही रही है, देखो तो सही कितना ज्यादा ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रोड भी बना दिए, रेलवे बना दिया, ये सब यही तो करते हैं। देन फिर आपके पास आ जाता है ये जो डार्क ब्राउन वाला पोर्शन है, जहां पे विंड इरोजन होती है। विंड इरोजन का मतलब क्या है कि जो हवा है वो अपने साथ मिट्टी को, सॉइल को, सैंड को उड़ा के ले जाती है। सबसे ज्यादा कहां पे हो रही है देखो ध्यान से, राजस्थान में। राजस्थान में क्या है, डेजर्ट। फिर दूसरी कहां पे दिखाई गई है, ऊपर अक्साई चिन में। अक्साई चिन में क्या है, कोल्ड डेजर्ट। फिर नीचे थोड़ी सी दिखाई गई गुजरात के अंदर, गुजरात में क्या है, सॉल्ट डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट के अंदर पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। अब जहां पे पेड़ पौधे बहुत कम है तो वहां पे विंड को रोकने वाला कोई नहीं है। विंड को रोकने वाला कोई नहीं है तो विंड ऑटोमेटिकली अच्छी खासी स्पीड के साथ लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। स्पीड ज्यादा होगी तो विंड अपने साथ रेत को और मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी और इरोड कर देगी वहां से। देन उसके बाद इसमें देखना, ये जो सबसे ज्यादा दिखाया गया दैट इज ये पेल सा जो पोर्शन दिखाया गया, व्हाइट पेल सा। नो अपेरेंट डिग्रेडेशन, किसी भी तरीके की डिग्रेडेशन आपको जहां पे देखने को नहीं मिल रही है। पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, बहुत कम है। उत्तराखंड में भी थोड़ी बहुत है, लेकिन यूपी में बहुत कम है, मध्य प्रदेश में बहुत कम है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को अगर आप देखोगे तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है पूरे का पूरा। मतलब ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखोगे तो काफी एरिया जहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं है। फिर आपको कुछ रेड एरियाज देखने को मिलेंगे, खास तौर पे छोटे छोटे एरियाज है, कहीं कहीं पे स्पॉट्स लगाए गए हैं। खास तौर पे बड़ा एरिया आपको दिख रहा है कहाँ पे, गुजरात के अंदर। गुजरात में देखो ये ब्राउन के बीच में कहीं किसी किसी जगह पे रेड लगाया हुआ है, उसका मतलब क्या है, मैन मेड डिग्रेडेशन, इंसान की वजह से जो डिग्रेडेशन हो रही है वो। देन उसके बाद कुछ ब्लू एरियाज भी आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेंगे, उसका मतलब क्या है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होना, मतलब वाटर खड़ा हो जाना। और यहाँ पे ये जो गुजरात का एरिया है, यहाँ पे आपको सॉल्टी वाटर लेक्स देखने को मिलेंगे, राइट। सो ये पूरा स्टेटस है, आप बोल सकते हो इंडिया के डिजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन का, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि हमारी जो जमीन है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो नीचे बताया गया हमें कि नेचुरल कारण हो सकते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल की वजह से हो सकता है, फ्लड की वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, ड्रॉट पड़ने की वजह से हो सकता है, फॉरेस्ट फायर की वजह से भी खराब हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैनमेड कारण क्या हो सकते हैं, माइनिंग कर रहे हो, खानों की खुदाई, जंगलों को काट रहे हो, डिफॉरेस्टेशन, स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिसेस, मतलब जंगल को जलाया, सफाया किया, खेती कर ली, 2-4 साल खेती की, फिर दूसरी जगह गए, वहां पे जंगल को जलाया, सफाया किया, वहां पे खेती की, दैट इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देन उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, पशुओं को बहुत ज्यादा चरवाना, इससे भी जमीन आपकी खराब होती है। मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है उसकी वजह से, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इसकी वजह से भी जमीन खराब होती है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट, जो जगह जगह पे आप रोड, रेलवे और ये ब्रिज बनाने में लगे हुए हो, इससे भी ये पूरा खराब हो जाता है। इन सब से, चाहे नेचुरल एक्टिविटी हो चाहे एंथ्रोपोजेनिक हो, इन सब से अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है, डिजर्टिफिकेशन। धीरे धीरे जमीन खराब होती होती इतनी खराब हो जाएगी कि वहां पे कुछ उग ही नहीं पाएगा। और हो सकता है किसी किसी ऐसे एरियाज में कि जहां पे पानी की कमी होने की वजह से उसको हम डेजर्ट भी बोलते हैं, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, क्या नतीजा इसका निकलेगा, तो सबसे पहले देखो फूड एंड वाटर सिक्योरिटी का मुद्दा खड़ा हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखो, land degradation and climate change are estimated to lead to a reduction in global crop production by 10% by 2050। 2050 तक आज जितना फूड आप उगा पा रहे हो उसका 10% कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जमीन खराब हो जाएगी, तो लैंड प्रोडक्शन भी जो है वो भी कम हो जाएगी। देन इम्पैक्ट ऑन लाइव्स,
according to United Nation Convention to Combat Desertification, that is UNCCD. I hope आपने इन्वायरमेंट में इसके बारे में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे, अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग पढ़ेंगे. The degradation impact the lives of an estimated 1.3 billion people who are directly exposed to land degradation. 1.3 बिलियन लोग हैं जिनकी लाइफ इंपैक्ट होगी जमीन खराब होने की वजह से. किसानों का क्या होगा मुझे बताओ. अगर जमीन खराब होगी तो किसानों को क्या होगा, क्या खेती करेंगे वो. अगर पंजाब हरियाणा का राजस्थान के साथ लगता हुआ एरिया डेजर्ट बन जाएगा तो जैसे राजस्थान वाले किसान रो रहे हैं, पंजाब हरियाणा के लोग भी रोएंगे. समझ रहे हो. फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा. बिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट. बहुत सारा पैसा आपको लगाना पड़ेगा इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. Drought stricken population, a significant proportion of world population lives on land affected by drought. Out of 1.84 billion people, 4.7% are exposed to severe and extreme drought. Total population world की अगर आप देखोगे 1.8 बिलियन जो पॉपुलेशन है, जिसको आप बोल सकते हो कि 4.7% पॉपुलेशन जो है वो ड्रॉट की वजह से इंपैक्ट होती है. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना. देन उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा. बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब जो स्पीशीज है वो, जैसे मैंने आपको दिखाया हिमाचल प्रदेश में डिग्रेडेशन हो रही है, सबसे ज्यादा हो रही है वेजिटेशन की डिग्रेडेशन. मतलब वहां पे जंगलों को काटा जा रहा है. जंगलों को काटोगे तो वहां पे रहने वाले कहाँ जाएंगे. वहां पे रहने वाली मतलब एनिमल स्पीशीज और जो ट्राइब्स भी हैं वो भी कहाँ जाएंगे, सब खराब हो जाएगा. बोल सकते हो उनको शिफ्ट होना पड़ेगा. और इसी चक्कर में बहुत सारे आपके स्पीशीज खत्म हो जाते हैं. दैट्स इट. यहां तक करते हैं, बाकी इसको आप एक बार रीड आउट करना. ठीक है. इसमें एक दो क्वेश्चंस आप लिख के लेके आना जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं. राइट इट डाउन द क्वेश्चंस. नंबर 1 क्वेश्चन लिखो. लॉ मिनिस्ट्री proposed regional benches of Supreme Court. Law Ministry proposed regional benches of Supreme Court, comma, critically analyze the advantages and disadvantages. Critically analyze the advantages and disadvantages of it. 250 शब्दों में आपने इसका आंसर लिखना है. क्रिटिकली अगर बोला है तो चाहे एडवांटेजेस 4 ही उठाना और 4 ही डिसएडवांटेज उठाना, लेकिन बहुत अच्छे से लिखना उसे, बहुत अच्छे से रीजन एग्जाम्पल बताते हुए. ठीक है. ऐसा नहीं कि जो नोट्स में लिखा है वही चेप दो, अपनी कुछ एग्जाम्पल्स और रीजनिंग उसमें ऐड करना. ठीक है. नंबर 2 क्वेश्चन लिखो. social security and empowerment, social security and empowerment of transgender persons is need of the hour, comma, critically analyze the issues related to it, and suggest way forward.
हमें सबको पता तो है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आती है तो उनका भी उतना ही अधिकार है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबकी बात करता है लेकिन ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन दलित्स की अपलिफ्टमेंट की बात करता है, वुमेन की अपलिफ्टमेंट की बात करता है, लेकिन ट्रांसजेंडर को वैसी कोई रिजर्वेशन दी है नहीं। जब ये 2019 में एक्ट लेके आए थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने यही शोर मचाया था कि क्या करना हमें इस एक्ट का, तुम सिर्फ हमें अच्छे अच्छे ड्रीम्स दिखा रहे हो, तुम हमें सिर्फ बातें बता रहे हो, ये लॉ बन गया, ये लॉ बन गया, तब तक कोई फायदा नहीं जब तक तुम हमें जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं देते, जैसे तुमने वुमेन को दी है, SC ST को दी है, OBC को दी है, रिजर्वेशन दो। क्योंकि जो ट्रांसजेंडर बंदा है उसको ना तो SC कैटेगरी में रखते हैं, ये ना OBC कैटेगरी में रखते हैं, ना ST कैटेगरी में रखते हैं। चलो अभी थर्ड जेंडर का कंसेप्ट आ गया तो चलो वो किसी ना किसी कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन उस कैटेगरी में भी तो उसको मौका मिलेगा बाकी सबके साथ कंपीट करके ना। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर होंगे जिनकी वोट बन चुकी है जो SC कैटेगरी में आते हैं, तो उनको रिजर्वेशन तो मिल रही है बट एज अ SC। अब SC तो और भी बहुत सारे हैं, तो इस ट्रांसजेंडर को इस रिजर्वेशन में मौका मिलेगा इसकी क्या गारंटी है? अगर आप अलग से बोल देते हो कि ये 4% 5% सीट्स के ऊपर आ ही सिर्फ ट्रांसजेंडर पर्सन सकता है, तो श्योर हो जाएगा ना कि ट्रांसजेंडर पर्सन को जॉब मिलेगी मिलेगी। ये चीज की ये डिमांड जो है ये कर रहे हैं। तो ऐसे सुजेशंस आपने प्रपोज करने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के मॉडर्न इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑटोमेटिकली बन जाता है और इंटरव्यू वगैरह में भी इसके ऊपर पूछते हैं। ठीक है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लेना है आप। ठीक है निखिल? डेफिनेटली सर। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सर। ओके जी।